सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रहेगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। तो आज हम लोग का रहने वाला है बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 10th, जिसमें कि हम सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर में जो कि हम लोग का परसों लेक्चर हुआ था, तो उसमें हम लोगों ने दो सिस्टम देखे थे लाइफ प्रोसेसेस के, जो हमारी लाइफ को चलाते हैं। एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था और दूसरा जो हमने पढ़ा था दैट वाज एक सेकेंड। तो इसके जो हमारी लाइफ को चलाते हैं, एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था और दूसरा जो हमने पढ़ा था दैट वाज एक बार कंफर्म करो। अभी ठीक है क्या? एक बार कंफर्म करना भी ठीक होगा। ओके 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 ओके। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। ओके यस। नहीं यार, अभी परमार डिफेंस चैनल आया तो नहीं है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो लाइफ प्रोसेस के हमने दो पार्ट्स पढ़ लिए थे, एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी किस तरह से डाइजेशन होता है और किस तरह से रेस्पिरेशन होता है। वो सारी चीज़ें हमने कर ली। और आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि हिंदी में अगर हम बोलें तो परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, अब इनको सिस्टम क्यों बोल रहे हैं आपको पता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ऑर्गन नहीं बल्कि मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए। ठीक, तो सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। किसके सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं? ब्लड के सर्कुलेशन की यहाँ पर बात करने वाले हम लोग। ब्लड के सर्कुलेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, यहाँ पर हम ब्लड के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जब हम लोगों ने टिश्यू वाला चैप्टर, जो हमारा सेकंड चैप्टर था, तो उसमें कनेक्टिव टिश्यू जब मैं पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर हमने देखा था कि ब्लड और लिम्फ हमारे दो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। तो वहीं पर मैंने आपको ब्लड के बारे में बताया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं पूरा सर्कुलेशन कैसे होता है ब्लड का, वो पढ़ेंगे, प्लस ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है इसमें, जिसको प्लाज्मा बोलते हैं, एंड इट इज़ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या होता है वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं कि ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है, जो रफली 55, एक सेकेंड, जो रफली 55% होता है पूरी हमारी ब्लड का, और इसमें 92% वाटर होता है और लगभग 8% आपके प्रोटीन्स एंड अदर सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, ऑलराइट। लिम्फ के बारे में हमने पढ़ा था अभी। एक सेकेंड, ठीक है। तो लिम्फ के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि लिम्फ वो पार्ट होता है ब्लड का जो कि एक्चुअल में जिसमें कि आरबीसीज नहीं होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं। तो जिसका फंक्शन होता है वो डब्ल्यूबीसीज के जैसा होता है कि ये जो हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं ब्लड में, उनको किल करने का काम होता है लिम्फ का। ठीक है, हार्ट बीट। अब हार्ट बीट क्या होता है? तो जो हमारा हार्ट, एक्चुअल में हम हार्ट के बारे में इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, बिकॉज जो हमारा पंपिंग ऑर्गन होता है जो पूरे ब्लड का सर्कुलेशन करवाता है, दैट इज़ आवर हार्ट। ठीक है, तो द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट विच इंक्लूड्स वन सिस्टोल, ये सब अभी छोड़ दो। ठीक है, ये सब छोड़ दो, हार्ट बीट वगैरह ये सब कुछ। ठीक है, अभी सिंपल आएंगे। सबसे पहले हम ये सब छोड़ के सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में, तब जो पीछे चीज़ें लिखी हुई हैं वो बाद में देखेंगे। तो ह्यूमन हार्ट की अगर बात करें तो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है।
ठीक है। जैसे कि हमने जब एनिमल किंगडम वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने डिफरेंट, जैसे कि फिशेस हो गए, पक्षी हो गए, एम्फीबियंस यानी उभयचर हो गया, रेप्टाइल यानी सरीसृप हो गया, तो उनके हार्ट के चैम्बर पढ़े थे कि कितने चैम्बर में हार्ट डिवाइडेड होता है। जैसे फिशेस का 2 चैम्बर में, रेप्टाइल और एम्फीबियंस का 3-3 चैम्बर में होता है, और मैमल्स का 4 चैम्बर में। एक सेकेंड रुकेंगे। चलिए, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो हमारे ह्यूमन हार्ट में टोटल 4 चैम्बर होते हैं, और 4 चैम्बर किस तरह से होते हैं, कुछ आप इस तरह से समझ सकते हो कि जो ऊपर का पार्ट होता है, ऊपर के पार्ट को हम ऑरिकल बोलते हैं। ठीक है, ऊपर के पार्ट को ऑरिकल बोलते हैं, और जिसको हिंदी में अलिंद, और नीचे वाले पार्ट को वेंट्रिकल बोलते हैं, यानी कि निलय। अब इसको हम राइट ऑर्टिकल और लेफ्ट ऑर्टिकल में डिवाइड करते हैं। ये होता है हमारा लेफ्ट ऑरिकल, ये होता है हमारा राइट ऑर्टिकल, राइट ऑरिकल, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये होता है राइट वेंट्रिकल। ध्यान से समझेंगे पूरे प्रोसेस को, रिपीट नहीं करने वाला हूँ मैं। ठीक है, रिपीट करने का मतलब ये है कि फिर से पूरे सारी चीज़ों को बताना, और उतने अच्छे से मैं फिर से उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा जितने अच्छे से पहली बार होता है। तो ध्यान से अपना पूरा फोकस लगा के, है ना, कमेंट सेक्शन से ध्यान हटा के बिल्कुल। एसएससी ने स्कैम किया है, वो हम डिस्कस कर लेंगे बाद में, लेकिन अभी इस पे फोकस कर लेते हैं। ठीक है, चलो। तो लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल। अब अगर इसमें तुम्हें कन्फ्यूजन है कि इसको लेफ्ट क्यों लिख रहे हैं, राइट क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये तो राइट लग रहा है, भाई आपको हार्ट के हिसाब से देखना है, अपने हिसाब से नहीं। हमारा तो ठीक है अभी, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो ये चीज़ लेफ्ट है और ये चीज़ राइट है। ठीक है, ये चीज़ लेफ्ट है और ये चीज़ राइट है, लेकिन हमें हार्ट के हिसाब से देखना है। अगर आप हार्ट के हिसाब से देखेंगे तो ये चीज़ लेफ्ट निकल के आएगी और ये चीज़ राइट निकल के आएगी। क्लियर है? ये समझ में आ गया कि राइट ऑरिकल क्यों लिखा, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आप समझ लो कि ऊपर वाले को ऑरिकल बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को वेंट्रिकल बोलते हैं। क्लियर इतनी चीज़? अब होता क्या है, जैसे मैंने बताया ये ब्लड है, और ब्लड का ये सॉरी हार्ट है, और हार्ट के कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। ये जो हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, इनका कुछ ना कुछ काम होता है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये हार्ट के टोटल 4 चैम्बर है, कुछ इस तरह से थोड़ा टिल्टेड टाइप होता है। ठीक है, जो आप इस तरह से बनाते हुए फिर देखते हो, है ना, ये तीर वीर लगा के, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो कुछ इस शेप का होता है। जहाँ पर आप ये देख पा रहे हो, ये हमारा ये पहला चैम्बर है राइट ऑट्रियम, यहाँ पर आपको मिलेगा लेफ्ट ऑट्रियम, यहाँ पे मिलेगा राइट वेंट्रिकल, और यहाँ पे मिलेगा लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है? अब मैं आपको इसके थ्रू ना समझा के, जो यहाँ पर फिगर बना हुआ है, मैं इस पर्टिकुलर फिगर के थ्रू आपको समझाने वाला हूँ किस तरह से ब्लड आता है, किस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इसमें भी आप चैम्बर देख सकते हो, या तो चलो मैं पहले आपको इसी के थ्रू समझा देता हूँ जो यहाँ पर मैंने बनाया है, देन आपको वहाँ पर ज़्यादा समझ में आएगा फिगर के थ्रू। ठीक है, अब होता क्या है कि ब्लड, जो हमारा हार्ट होता है, ये पंपिंग ऑर्गन है, ये पंपिंग ऑर्गन है। ये क्या करता है, पंप करता है, किसको, ब्लड को। किस तरह के ब्लड को पंप करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। ध्यान से समझना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है वो ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की मात्रा है।
तो ब्लड भी क्या दो तरह के होते हैं क्या? बिल्कुल दो तरह के होते हैं, ऑक्सीजनेटेड होता है और डीऑक्सीजनेटेड होता है। यानी कि वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ना होके क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। अब ये किस तरह से होता है, ये मैंने पिछले लेक्चर में रेस्पिरेशन में बताया था आपको कि ब्लड क्या करता है, हर एक सेल तक लेके जाता है ऑक्सीजन को। क्यों? क्योंकि हर एक सेल के अंदर बैठा हुआ माइटोकॉन्ड्रिया, उसको करना होता है परफॉर्म रेस्पिरेशन। इनिशिएट तो रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है, लेकिन मेन एनर्जी सोर्स किस, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वही एनर्जी बनाता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, वही एनर्जी बनाता है इन द फॉर्म ऑफ ATP, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और वो एनर्जी कैसे बनाता है? उसके एनर्जी बनाने के लिए फिर अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक करके एनर्जी बनाने के लिए उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो ब्लड होता है ये हर एक सेल तक, माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। और इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान जो बाई प्रोडक्ट निकलता है, जो वेस्ट निकलता है, दैट इज CO2। एनर्जी तो बनती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, लेकिन CO2 यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकलती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में रहेगी, जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा, उसको बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको कैरी करती हैं आर्टरी। कौन कैरी करेंगी? धमनी। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करेंगे? वेन, यानी कि शिराएं। समझ में आ गया? यानी आर्टरी लेके जाएंगी हर एक सेल तक, हर एक सेल तक। एक्चुअली होता क्या है, एक बड़ी सी आर्टरी होती है, अभी हम देखेंगे। बड़ी सी आर्टरी को बोलते हैं अरोटा या फिर ऑटा। ये छोटी 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 आर्टरीज में बट जाती हैं, जिसको हम आर्टरी बोलते हैं, इन सिंपल आर्टरी। देन ये और छोटी छोटी आर्टरी में बट जाते हैं, इनको हम कैपिलरी बोलते हैं। और ये आपस में जुड़ी होती हैं छोटी छोटी वेन से। तो ये कैपिलरी नेटवर्क कहलाता है, जहाँ पे छोटी आर्टरी हैं पहुँचाएंगी हर एक सेल तक ब्लड। सीधा तो ऐसे पाइप तो लगा नहीं कि सीधा आर्टरी जाके वहीं घुस जाएगी सेल में। छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी आपको कैपिलरीज देखने को मिलेंगी जो हर एक सेल तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुँचाएंगी। और जब CO2 प्रोड्यूस होगा हर एक सेल से, तो वही कैपिलरीज भी जो आपस में कनेक्टेड है, सब कैपिलरी नेटवर्क बना रखा है, वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएंगी। कहाँ लेके आएंगी? हार्ट के पास लेके आएंगी। हार्ट क्या करेगा? पंप कर देगा। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि हार्ट के पास ऑक्सीजन आई कहाँ से? हार्ट के पास ऑक्सीजन आई कहाँ से? हार्ट ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर दिया, उसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। कोई क्या मशीन लगी है जिससे कि वो सीधे यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डाला और वहाँ से ऑक्सीजनेटेड निकला? हार्ट के पास कोई मशीन नहीं है, ये काम लंग्स करते हैं। ये काम लंग्स का होता है। यहाँ पे वैसे यार मैं पिक्चर लगाई तो थी, ये है। ठीक है, तो हार्ट क्या करते हैं? हार्ट ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को देते हैं। यहाँ पे बैठा हुआ है लंग्स। लंग्स में आपको पता है, वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, होते हैं एल्वियोलाई, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। CO2 आ जाता है अंदर, CO2 को हम एक्सेल कर देते हैं और O2 उसको डाल देता है। ठीक है, यहाँ पर भी वो कैपिलरी नेटवर्क बना हुआ है। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ये अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये कौन सा चैम्बर में किस तरह का ब्लड आता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड वाला आपको पार्ट दिख रहा है, ये लेफ्ट साइड वाला, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड वाला ही आता है। कैसे? यहाँ पे लगी हुई है एक बड़ी सी, क्या यहाँ पे एक बड़ी सी लगी हुई है वेन। इस बड़ी सी वेन को बोलते हैं वेना कावा। इसको बोलते हैं वेना कावा। ठीक है, अब है क्या कि इसको मैं फिर से बनाऊंगा सो दैट कि थोड़ा प्रॉपर तरीके से समझा सकूं मैं आपको। तो ये जो वेना कावा है, ये एक्चुअल में एक अपने आप में तो है, लेकिन ये दो बड़ी बड़ी वेन्स से मिलके बना हुआ है। कैसे, वो जरा समझो। तो ये हमने अभी ड्रॉ किया था। ठीक है, इस तरह से ये था हमारा। इसको मैं इन शॉर्ट अभी लिख दूं क्या? राइट ऑरिकल। इसको मैं लिख दूं लेफ्ट ऑरिकल। इसको मैं लिख दूं राइट वेंट्रिकल, और इसको मैं लिख दूं लेफ्ट वेंट्रिकल। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ठीक है, इन शॉर्ट मैंने लिख दिया है। अब यहाँ मैंने क्या बोला कि एक बड़ी सी क्या आ रही है? वेन आ रही है। ठीक है, जिसको बोलते हैं वेना कावा। ये कनेक्टेड है एक इससे थोड़ी सी छोटी, कुछ ज़्यादा मोटी हो गई है। ठीक है, ये जो है कनेक्टेड है इससे, इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, इसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, ये आपस में क्या करती हैं? मिल जाती हैं यहाँ पर। और ये क्या लाती हैं? ये लाती हैं, इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। और ये क्या है? इन्फीरियर वेना कावा। इनका काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाना।
अभी मैंने तुम्हें बताया था एक बड़ी सी आर्टरी होती है जिसको अरोटा बोलते हैं, वो छोटी छोटी आर्टरी में बढ़ती है और छोटी छोटी आर्टरी में, वैसे ही वेन्स के साथ भी है। ये सबसे बड़ी, आप ऐसे समझ लो, ये वेना कावा सबसे बड़ी वेन होती है। वेना कावा बढ़ती है सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, जो हमारे हार्ट के ऊपर वाला बॉडी का पार्ट होता है ना, ब्रेन हो गया, मुंह वगैरह हो गया, गला वगैरह हो गया, तो यहाँ की सेल्स से जो CO2 निकला है, जो कैपिलरीज लेके आई हैं, वो छोटी छोटी वेन्स में बदल गई होंगी, सॉरी बड़ी बड़ी वेन्स में। कैपिलरीज से थोड़ी बड़ी होती हैं वेन्स, वेन्स से थोड़ी और बड़ी होती है सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, और उससे बड़ी होती है वेना कावा, जो पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके ला के पटक देगी कहाँ पे, राइट ऑरिकल में। यानी कि वेन्स का काम क्या हुआ, वेन्स का काम हुआ कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएंगी किसके पास, किसके पास लेके आएंगी, ये लेके आएंगी हार्ट के पास, फ्रॉम डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स। तो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स जो अभी मैंने आपको बताया, दिमाग हो गया, मुंह हो गया, गला हो गया, तो यहाँ से सब पूरी कलेक्ट होके सुपीरियर वेना कावा में आ जाएंगी। और पैर, फीट, ये सब है ना जो नीचे का हिस्सा है, उनसे सबसे वेन से कलेक्ट होकर इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू सब राइट ऑरिकल में आ जाएगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू हार्ट, हार्ट के पास आ गया। अब हार्ट के पास कहाँ पे आया, किस चैम्बर में, अब तुम सिर्फ हार्ट नहीं बोलोगे, तुम बोलोगे राइट ऑरिकल, तुम स्पेसिफिक बोलोगे। और यहाँ पे लगी हुई है क्या, यहाँ पे लगी हुई ट्राइकस्पिड वॉल्व, यहाँ पे लगी हुई है ट्राइकस्पिड वॉल्व, नहीं है वॉल्व है, वॉल्व जैसे कि साइकिल के टायर में वॉल्व लगा होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो सिर्फ एक साइड खुलता है। एक साइड खुलता है कि मतलब कि यहाँ से ब्लड गिरेगा राइट वेंट्रिकल में, अब ऊपर नहीं चढ़ पाएगा ये ब्लड। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से जाएगा लंग्स के पास। क्यों जाएगा वो तुम्हें पता है, ऑक्सीजन लेने के लिए। तो यहाँ से कनेक्टेड होगा तुम्हारा एक बड़ा सा क्या, आर्टरी, बड़ा सा आर्टरी कनेक्टेड होगा। क्यों, क्योंकि भाई चलो अभी बताऊंगा, ठीक है, अभी मैं आपको आर्टरी का काम क्या होता है। तो आर्टरी का काम होता है ब्लड को हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ले जाना, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ले जाना। तो ये हार्ट है, हार्ट से कहाँ जा रहा है, लंग्स में, तो ये होगी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी क्यों बोल रहे हैं, पल्मोनरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब भी लंग्स की बात आती है, लंग्स की, तो पल्मोनरी शब्द का यूज़ करते हैं। पल्मोनरी इज द वर्ड फॉर लंग्स। जब किडनी की बात आएगी तो रीनल शब्द का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे बैठे हुए लंग्स, मान लो ये लंग्स हैं, ये लंग्स क्या करेंगे, लंग्स इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से इसमें CO2 निकालेंगे, ऑक्सीजन डाल देंगे जो छोटी छोटी कैपिलरी नेटवर्क हैं, एंड देन ये जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है, अब देखिए इसको मैंने डीऑक्सीजन ब्लड को पर्पल से ड्रॉ किया, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पर्पल या ब्लू कलर का यूज़ करूँ डीऑक्सीजनेटेड दिखाने के लिए, जैसे वेन्स में मैंने लिखा, और रेड कलर का यूज़ करूँ ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब दिखाने के लिए, ठीक है। तो लेफ्ट ऑरिकल में आएगा ब्लड, ये पूरा आके कलेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऑरिकल की वॉल्व्स इतनी मोटी नहीं होती हैं, पतली होती हैं। अगर आप यहाँ पे देखो थोड़ा सा, यहाँ पे तो नीचे की वॉल्स मोटी हैं, यानी कि वेंट्रिकल की जो वॉल्स हैं वो मोटी हैं और ऑरिकल की पतली हैं। तो ऑरिकल की इसीलिए पतली है क्योंकि उसको सिर्फ रिसीव करना है, पंप नहीं करना है किसी चीज़ को, सिर्फ उसको रिसीव। यहाँ राइट ऑरिकल ने रिसीव किया था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, लेफ्ट ऑरिकल रिसीव कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, सिर्फ रिसीव करने का काम है। पंप करने का काम यहाँ पर राइट वेंट्रिकल का था, जो उसने पंप किया था टू दी लंग्स, और ये लेफ्ट ऑरिकल में। अब यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व लगी हुई है, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। इसको ट्राइकस्पिड इसलिए बोल रहे थे क्योंकि इसमें 3 फ्लैप्स होते हैं, 3 फ्लैप लाइक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। इसको बाइकस्पिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये बाइकस्पिड वॉल्व हो गई। अब इससे खून गिरेगा, अब ये भी वॉल्व है, यानी कि इसमें भी एक ही साइड आएगा और ऊपर की तरफ नहीं चढ़ पाएगा, तो यहाँ पे पूरा आके इकट्ठा हो जाएगा ऑक्सीजन युक्त ब्लड। इससे कनेक्टेड है अरोटा, ये है अरोटा, ठीक है, या ऑर्टा जो भी लिखो, ठीक है, ऑर्टा। महाधमनी बोलते हैं, सबसे बड़ी आर्टरी यही होती है। जैसे सबसे बड़ी जो वेन होती है वो वेना कावा होती है, सबसे बड़ी वेन ये वेना कावा होती है। और अगर सुपीरियर और इन्फीरियर में बात करोगे तो इन्फीरियर वाली ज़्यादा बड़ी होती है। उसी तरह से अरोटा या फिर ऑर्टा ये सबसे बड़ी आर्टरी होती है जिसको महाधमनी बोलते हैं। लेफ्ट ऑरिकल क्या करेगा, अगेन पंप करेगा, और पंप करके इतना जोर का पंप करेगा कि हर आर्टरी तक, अब अरोटा से बहुत सारी आर्टरीज कनेक्टेड हैं जो अरोटा से छोटी हैं साइज़ की,
वो धीरे धीरे और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी छोटी छोटी कैपिलरीज तक, और हर छोटी छोटी सेल तक ब्लड को पहुंचा देंगी। तो आर्टरी क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है। अच्छा, ये जो लेके आई यहाँ तक ब्लड फ्रॉम लंग्स टू दी हार्ट, ठीक है, फ्रॉम लंग्स टू दी हार्ट, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पल्मोनरी वेन, क्योंकि वेन का काम क्या था, वेन का काम था ब्लड को फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट तक लेके आना। तो लंग से ये कहाँ पर लेके आया, हार्ट में। अब मुझे पता तुम लोगों को ये एक डाउट आ रहा होगा, सर आपने तो बोला था कि पल्मोनरी जो वेन होती है वो तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, यहाँ पे तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ये जो ब्लड लंग से आ रहा है ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और आप बोल रहे हैं कि आर्टरीज जो होती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन ये वाली आर्टरी तो डी ऑक्सीजनेटेड लेके जा रही है। बिल्कुल बात सही है, क्यों, क्योंकि ये वाला ब्लड जो है किसी नॉर्मल इंसान के पास नहीं जा रहा, नॉर्मल ऑर्गन के पास नहीं जा रहा, ये लंग्स के पास जा रहा है, जिसका काम ही है ब्लड प्योरिफिकेशन का। तो या तो आप इसको एक्सेप्शन के तौर पे याद कर लो, अपवाद के तौर पे, कि भाई सारी वेन्स जो हैं वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और आर्टरीज जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो कि डी ऑक्सीजन ब्लड को कैरी करती है। जैसे यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी को हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी, और पल्मोनरी वेन को बोलते हैं फुफ्फुसीय शिरा। यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो बताओ, फिर आगे की चीज़ें आपको बताएं। हाँ, यहाँ पे सॉरी गलती से मैंने वो लिख दिया, वेन होगा यस। क्लियर है, नो डाउट, ओके। सर एक बार ऑर्टा का फंक्शन बता दीजिए चारू शर्मा। चारू जी, ऑर्टा सबसे बड़ी आर्टरी है, इसका काम है लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को उठाना और पंप कर देना, हर अपने छोटी छोटी जो उससे छोटी छोटी आर्टरीज है उनको दे देना, ठीक। वंस मोर बेटा, यहाँ कोई शो नहीं चल रहा है, वंस मोर है ना, उसको पीछे करो और फिर से देखो। अब यहाँ पर मैं इसके थ्रू आपको समझाता हूँ कि किस तरह से हुई सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इन्फीरियर वेना कावा, यहाँ पर आप देख रहे हैं सुपीरियर वेना कावा। ये मत सोचना कि पीछे की तरफ से आ रही है, इन्फीरियर वेना कावा पीछे की तरफ से आ रही है, दोनों एक कॉमन वेना कावा में मिल जाएंगी और राइट आर्टरियम में ब्लड आ जाएगा पूरा। ये ब्लड कैसा है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये इसमें ऑक्सीजन नहीं है। ये वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व खुला राइट वेंट्रिकल में, ये एक राइट वेंट्रिकल वाले चैम्बर से कनेक्टेड है। ये पल्मोनरी आर्टरी ये लेके जाएगी लंग्स के पास। लंग्स क्या करेंगे, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टरी में भेज देंगे, और जब लेफ्ट आर्टरी में भेज देंगे तो यहाँ पर लगी हुई है बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, जिसको हम मित्रल वॉल्व भी बोल रहे हैं। एंड देन इसके बाद ये यहाँ से वॉल्व खुलेगी, यहाँ पर ऑक्सीजन युक्त ब्लड आ जाएगा। देन ये जो आपको दिख रही है ये है ऑर्टा, ये ब्लड को पंप करेगी चारों दिशाओं में, देख रहे हो, ये ऑर्टा सबसे बड़ी आर्टरी होती है। अब होता क्या है कि जब हमारा ब्लड जो हमारा हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट जब करता है तो उसको हम बोलते हैं सिस्टोल। सब पीछे लिखा हुआ है वैसे तो, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिस्टोल। और जब रिलैक्स करता है तो डायस्टोल। अच्छा, जब कंप्रेस करता होगा तो आप समझ सकते हो कि जब वो कंप्रेस करता होगा तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल अपना काम करते होंगे धक से ब्लड को पहुँचाने के लिए पल्मोनरी आर्टरी, जिसको आप धक धक बोलते हो, लेकिन धक धक नहीं, वो पीछे देखा ना लब डब होता है, लब डब ये साउंड होता है हार्ट का। तो राइट वेंट्रिक दोनों जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड पंप होगा आउट फ्रॉम दी हार्ट, तो खाली हो जाएगा पूरा हार्ट, ठीक है, डी ऑक्सीजनेट सब चला जाएगा। जब रिलैक्स होगा तो रिलैक्स वाली फेज को बोलते हैं डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब है वो ब्लड को रिसीव कर रहा है हार्ट, इन वेना कावा से, पल्मोनरी वेन से जो लंग से ऑक्सीजन ब्लड आ रहा है। तो जब रिलैक्स करेगा तो भरा होगा ब्लड इसमें, किसमें, हार्ट में, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पूरा खाली हो चुका होगा क्योंकि उसने ब्लड को फेंक दिया है। जब ये सिस्टोल होता है तो सिस्टोल कितना प्रेशर होता है हार्ट का, 120 mm ऑफ Hg।
ठीक है, अगर इससे ऊपर है तो उसको हाई बीपी बोलते हैं, और डायस्टोल के टाइम पे 80 mm ऑफ Hg, ठीक, रिलैक्स के टाइम पे। अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो जब हम सिस्टोल की बात करते हैं ना, सिस्टोल या डायस्टोल, तो मेनली हमारे वेंट्रिकल्स काम करते हैं, वेंट्रिकल। तो ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होता है, क्योंकि अभी मैंने बताया वेंट्रिकल को तो ही पंप करना पड़ रहा है, वेंट्रिकल को एक लंग्स को भी पंप कर रहा है डी ऑक्सीजन ब्लड को, और लेफ्ट वेंट्रिकल पंप कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम थ्रू ऑटा। तो जब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की, तो हम वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन की बात करते हैं। यहाँ पर जो आप इस तरह का कुछ देख पा रहे हो, यहाँ पर एक्चुअल में राइट ऑट्रियम में कुछ ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो, ट्यूब्स होती हैं, फिर वेन्स होती हैं, जो कि क्या काम करती हैं, उनको हम बोलते हैं सिनो आर्ट्रियल नोड, ऐसे नोड भी इन शॉर्ट बोलते हैं। ये जो सिस्टोल और डायस्टोल में बता रहा हूँ, तो इसके लिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की ज़रूरत होती हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, जैसे फॉर एग्जांपल जब आपने देखा होगा किसी को अगर हार्ट अटैक आता है, तो आपने देखा होगा कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं हार्ट में। उसका पीछे का रीज़न यही होता है कि उस सिनो आर्ट्रियल नोड का वो मेन काम होता है कि वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस देता है कि भाई हार्ट सही से बीट करे, अजीब तरीके से बीट ना करने लगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। तो अजीब तरह से जब बीट होता है, तो तभी उसी टाइम कार्डियक अरेस्ट आता है, ठीक है। तो उसी को ठीक करने के लिए जो आप सुनते हैं CPR, ठीक है, CPR दिया जाता है जब कार्डियक अरेस्ट आता है, क्योंकि सिनो आर्ट्रियल नोड ढंग से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, या फिर उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ढंग से नहीं भेज पा रहा है। तो सिनो आर्ट्रियल नोड कहाँ पर लोकेटेड है? ये राइट आर्ट्रियम में लोकेटेड है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस भेजने का काम होता है। आपने सुना होगा कि अगर किसी का हार्ट फेलियर हो जाता है तो उसके बाद पेस मेकर चढ़ता है। पेस मेकर एक्चुअल में उसका काम ब्लड को पंप ना करके ब्लड की पंपिंग में हेल्प करना होता है। जो काम सिनो आर्ट्रियल नोड का होता है वही काम पेस मेकर का होता है कि वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस भेजता रहता है ठीक टाइम पे, या फिर अगर मान लो इर्रेगुलर बीटिंग हो गई हार्ट ही किसी टाइम पे, तो पेस मेकर झटका मार के उसको ठीक कर देता है और अपने आप ही वो ठीक हो जाता है ना, अगर हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट आ रहा होता है तो। अब वो मुझे पता है क्या डाउट आएगा बिना कमेंट में देखे कि सर हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी हाउ कार्डियक अरेस्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी हार्ट अटैक। दोनों अलग होते हैं। वैसे तो हार्ट फेलियर के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, तकरीबन मुख्य 6 से 7 रीजंस होते हैं, लेकिन एक जो हार्ट अटैक वाला रीज़न होता है वो होता है कि यहाँ पर जो हार्ट के ऊपर भी छोटी छोटी आपकी नसें आती हैं। वो कौन सी नसें होती हैं? जो खुद ब्लड को ही मतलब खुद हार्ट को ही ब्लड दे रही हैं। भाई हार्ट को भी फंक्शन करने के लिए तो ब्लड चाहिए, तो उनको बोलते हैं हम कोरोनरी आर्टरीज। ऐसी आर्टरी जो ब्लड सप्लाई कर रही हैं, ब्लड को भी तो काम करना है, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं ऐसी आर्टरी को जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट की फंक्शनिंग के लिए, तो उनको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। जब इस आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है तो उसकी वजह से आता है हार्ट अटैक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड ये पेरिकार्डियम होती है जो आउटर मेम्ब्रेन होती है हमारे हार्ट की, तो इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। जैसे कि प्लूरा देखी थी लंग्स में, वैसे यहाँ पर होती है पेरिकार्डियम। क्लियर है इतनी चीज़? गुरुजी कोचिंग माफिया ही आपका चैनल हैक करवाता है। सौरभ जी इज बैक। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है कि अगर जैसे ये कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो इस तरह का कुछ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो डाला जाता है जिससे कि वो ब्लॉकेज को प्रिवेंट किया जाता है। हाँ, उसमें भी फर्दर ब्लॉकेज हो सकते हैं आगे जाके, लेकिन फॉर द टाइम बिंग वो जो ब्लॉकेज है उसको हटा के ये पंप डाल दिया जाता है उसमें। कुछ बोलते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे क्रॉस नेट टाइप बना होता है ऐसा कुछ, ठीक है। चलिए, अब ये जो हमारा ऑर्टा, जो आपने सुना होगा पल्स रेट, सुना है ना सबने? पल्स रेट सुना है? पल्स रेट का मतलब होता है हाउ मेनी टाइम्स हार्ट बीटिंग पर मिनट, हार्ट बीट पर मिनट, ठीक है। नॉर्मली तो 60 से 100 टाइम्स बीट होना चाहिए पर मिनट, ठीक है। लेकिन हार्ट बीट का मतलब क्या है? हार्ट बीट का मतलब है ये जो ऑर्टा, मेन जो हमारी महाधमनी है, उसकी बात हम करते हैं, वो कितनी बार धड़क रही है, कितनी बार ब्लड को पंप कर रही है। पल्स रेट हम चेक करते होंगे, आपने देखा होगा जो रिस्ट होती है जहाँ पर घड़ी पहनते हैं, या फिर नेक
जो होती है, तुमने देखा होगा मूवीज़ में है ना, जब कोई जिंदा है कि मर गया तो वो चेक करने के लिए नेक में यानी कि जो गर्दन होती है वहाँ पर चेक किया जाता है, वहाँ से पल्स रेट चेक हो जाती है। जो घुटने होते हैं उसके जो पीछे वाला साइड होता है वहाँ से भी चेक हो जाता है, ठीक है। तो ये एरियाज़ होते हैं जैसे पल्स रेट चेक हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा एकदम से पल्स है, आप दौड़ भाग के आओगे तो पल्स रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा हो जाती है तो वो भी एक मतलब साइन होता है काइंड ऑफ हार्ट अटैक का ही, मतलब एकदम हार्ट अटैक नहीं, लेकिन हाँ ये होता है साइन की हाई बीपी का प्रॉब्लम है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। और इसको हम मेजर कैसे करते हैं, तो उसके लिए हो सकता है आपने ये डिवाइस देखा हो या फिर कभी आप गए हो। इसको क्या बोलते हैं, कोई बताएगा इसको क्या बोलते हैं? वैसे तो ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप, नहीं कोई लिख देना, ठीक है। स्फिग्मोमैनोमीटर है ये, स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट चेक होती है। इससे हम क्या चेक करते हैं? ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, ब्लड का प्रेशर, ठीक है। स्टेथोस्कोप जो गले में टांगे रहते हैं हमारे डॉक्टर लोग, वो स्टेथोस्कोप होता है, उससे हार्ट बीट को चेक किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आई होप क्लियर हो गई होंगी। वही सेम यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ, आराम से पढ़ना, पीपीटी तो मिल ही जाएगी आपको, ठीक है। और 4 मेन जो फंक्शंस होते हैं हार्ट के, कि भाई पंप करना ब्लड का थ्रू द बॉडी, मेंटेन ब्लड का प्रेशर मेंटेन करना, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की अच्छे से सप्लाई हो रही कि नहीं हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको रिमूव करना। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से। क्या पेसमेकर, पेसमेकर बता तो दिया, पेसमेकर मतलब बस लिख दो पेसमेकर। मैं क्या समझूँ इस पेसमेकर से, बताया नहीं भी पेसमेकर क्या होता है। पीपीटी प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे मिलती है। सर एस्पिरिन रियली हेल्प इन हार्ट अटैक? यस आकाश ठाकुर, हेल्प करती है, एस्पिरिन भी हेल्प करती है, और एक और होती हैं जो हेल्प करती हैं, उनका काम ये होता है कि वो आपके ब्लड को थिन कर देती हैं हार्ट अटैक के टाइम पे, ठीक है। एस्पिरिन को यूजुअली पानी में घोल के देना चाहिए, मतलब अगर हार्ट अटैक आया, या फिर जीभ के नीचे जो है रख देना चाहिए। सर मैंने 1,500 रुपये कार्डियक अरेस्ट क्या डिफरेंट चीज़ें होती हैं, खैर वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया, या फिर अपने आप हेरिडिटरी होता है, कई लोगों का जो वॉल होती है आर्टरी की वो थिक होने लगती है, धीरे धीरे मोटी होने लगती है, तो उससे भी सडन कार्डियक अरेस्ट आता है। या फिर कोलेस्ट्रॉल अगर जमा होने लगता है तो उसकी वजह से भी आता है। हाई बीपी का प्रॉब्लम होता है तो उसकी वजह से भी, ठीक है। चलिए, तो अभी आते हैं हम यहाँ पर, ये सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है, कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है। तो द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाई हार्ट पर मिनट इज कॉल्ड एज कार्डियक और हार्ट आउटपुट, ठीक है। कि अमाउंट ऑफ ब्लड कितना पंप हुआ है, द वैल्यू ऑफ कार्डियक आउटपुट ऑफ अ नॉर्मल पर्सन इज अबाउट इतना, ठीक है। 5 लीटर का लगभग पर मिनट जो ब्लड है वो पंप होता है, आप समझ सकते हैं 5 लीटर ब्लड, इसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट, ऑलराइट। देन ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है, जिसको आप ECG सुनते हो, ठीक है। इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम अलग होता है, ये EEG होता है, ब्रेन का ध्यान रखना। ये जो बात कर रहे हैं ये ECG है, ये आपके हार्ट बीटिंग को जो है इस फॉर्म में रिकॉर्ड करता है, ग्राफ में प्लॉट किया जाता है। तो द मशीन यूज टू रिकॉर्ड कार्डियोग्राम। तो अगर आपका मतलब जिन लोगों का हार्ट बीट करता है तो ये इस तरह से आता है, जिन लोगों का हार्ट मतलब फंक्शन करना बंद कर दिया है, तो जो लोग डेड हो चुके हैं, तो एकदम वो पूरा एकदम स्ट्रेट लाइन हो जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं कि एकदम स्ट्रेट लाइन और ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे भी है तो ठीक है, नहीं। इससे चेक किया जाता है कि आपका जो हार्ट है वो नॉर्मल तरीके से बीट कर रहा है कि नहीं, इरेगुलर तरीके से तो बीट नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि जो इम्पल्सेस जो भेजता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो ऐसे नोड होता है सिनोआर्टियल नोड, वो ढंग से नहीं भेज रहा हो, तो वो भी इसमें रिकॉर्ड हो जाता है। वो डॉक्टर ही उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं उस ग्राफ को ढंग से कि इरेगुलर बीटिंग तो नहीं हो रही है हार्ट की। क्लियर है। हम RBCs के बारे में पढ़ चुके हैं, इनको इराइथ्रोसाइट बोलते हैं, सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, अपनी मैच्योर स्टेज में सबसे ज़्यादा आपके पाए जाते हैं। किस शेप के होते हैं, तो बाई कॉनकेव डिस्क शेप के होते हैं। 120 दिन का टाइम पीरियड होता है, बोन मैरो में बनते हैं। ख़त्म कहाँ पे होते हैं, तो एक ऑर्गन होता है जिसको लिम्फॉइड ऑर्गन बोलते हैं, बीन शेप का होता है, इसको स्प्लीन या फिर स्प्लीहा बोलते हैं। तो वहाँ पे जाके ये ख़त्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। ल्यूकोसाइट की अगर बात करें तो ये वाइट ब्लड सेल के नाम से जाने, मतलब वाइट ब्लड सेल्स होती हैं हमारे, इनको ल्यूकोसाइट्स ही बोलते हैं। और इनके डिफरेंट टाइप होते हैं, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, योसिनोफिल, बासोफिल, ये सब इसके न्यूट्रोफिल टाइप होते हैं। प्लेटलेट जिनको थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं यहाँ पे,
और ये भी बोन मैरो में बनते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की तरह, और इनका काम होता है ब्लड की क्लॉटिंग का, है ना। ये सारी चीज़ें हम सब कुछ पहले ही पढ़ चुके हैं। लिम्फ ये कलरलेस फ्लूइड होता है क्योंकि इसमें आरबीसीज आपको देखने को नहीं मिलते हैं, इसका वही काम होता है जो कि हमारा डब्ल्यूबीसीज का काम होता है, ठीक है। एंड अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इन शॉर्ट ब्लड ग्रुप के बारे में। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आपके नहीं बनते हैं जो आपका ब्लड ग्रुप वाला टॉपिक है, लेकिन कुछ तो क्वेश्चन बन ही जाते हैं। और एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले कि जो अभी हम लोगों ने ब्लड सर्कुलेशन पढ़ा है ना, तो जो हमने ब्लड सर्कुलेशन पढ़ा इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे, ठीक है। तो विलियम हार्वे ने इसकी डिस्कवरी करी थी। इसी तरह से जो अब हम ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? ठीक है, तो यहाँ पर इसकी डिस्कवरी करी थी कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है। कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी डिस्कवरी करी थी। अब ब्लड ग्रुप होता क्या है ना, आप में से काफ़ी लोग होंगे जिनको अपना ब्लड ग्रुप ही नहीं पता हो। कितने लोग हैं जिनको अभी अपना ब्लड ग्रुप ही नहीं पता है कि उनका ब्लड ग्रुप क्या है? तो ब्लड ग्रुप कैसे पता लगाते हैं? तो ब्लड ग्रुप बड़ा आसान है पता लगाना। जैसे आपका ब्लड निकाला जाता है उसमें आरबीसीज को देखा जाता है, तो आरबीसीज हमारी बाइकॉनकेव डिस्क शेप की होती हैं। उसके आसपास कुछ ना कुछ एंटीजन अटैच्ड होते हैं, उसके। अच्छा, ओ नेगेटिव तो यार काफ़ी रेयर होता है। मेरा तो बी पॉजिटिव ठीक है, बी पॉजिटिव है। चलो, तो अभी पढ़ते हैं आरबीसीज, ठीक है। तो आरबीसीज के अराउंड क्या प्रेजेंट होते हैं? एंटीजन, जो अपने आप में क्या होते हैं? एक तरह से ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को अच्छा करते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के बारे में बताते हैं, उसकी हेल्थ के बारे में बताते हैं। तो वो एक काइंड ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करने के लिए एंटीजेंस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इसी के थ्रू ही ब्लड ग्रुप का पता लगाया जाता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है और इसके अराउंड कौन से एंटीबॉडीज़ हैं। ये एंटीबॉडीज़ किस में मिलेंगे? प्लाज्मा मिलेंगे। ये आपके एंटीजेंस किस में मिलेंगे? आरबीसी के अराउंड मिलेंगे। तो प्लाज्मा हमें पता है कि जो लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड है, जो येलोइश कलर का फ्लूइड अभी हमने देखा था, 55% ऑफ दी जो ब्लड होता है वो प्लाज्मा होता है, और जो बाकी का 45% होता है वो आपका जो सॉलिड पार्ट होता है, जिसमें कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ये सब कुछ आते हैं, ठीक है। तो जो आपकी एंटीबॉडीज़ होती हैं वो इस तरह की होती हैं कि भाई इसमें लॉक ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा, सो दैट लॉक ना। सोचो बी वाली एंटीबॉडीज इसमें प्रेजेंट हो जाएं तो लॉक हो जाएंगी, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी और तुरंत वहीं डेथ हो जाएगी। तभी बोला जाता है कि भाई जिसका जो ब्लड ग्रुप है वही ब्लड चढ़ाओ, दूसरा ब्लड चढ़ा दोगे तो तुरंत क्या हो जाएगा? ये सब लॉक हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम खुद सोचो, ब्लड ग्रुप ए वाले के तुम बी वाला चढ़ा दियो, उसके लगे हैं ये वाली एंटीजन। अब ये क्या करेंगे? एकदम ऐसे ताले चाबी हो टाइप स्ट्रक्चर होता है इनका, तुरंत ताला चाबी एकदम फिट और ले हो। क्या होगा? ताला चाबी तो खोल देता है, लेकिन ये क्या होगा? लॉक हो जाएगा, ब्लड लॉक हो जाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, तुरंत डेथ हो जाएगी, तुरंत, ठीक है। तो ये दिक्कतें आ जाती हैं। जो ए बी वाला होता है, ठीक है, ए बी, उसमें दोनों तरह के एंटीजन होते हैं, आप देख सकते हैं। और जो ब्लड ग्रुप ओ वाला होता है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, कोई भी एंटीजन नहीं होता है। अब ये बात आती है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड होता है, नहीं? ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड होता है? तो पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करने के लिए एक RH फैक्टर होता है। सर सिस्टोल डायस्टोल बता तो दिया यार। ठीक है, बता दिया है। तो ये एक RH फैक्टर होता है, जिसको RH फैक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक मंकी था, ठीक है, एक बंदर था जिसको बोलते हैं रीसस, ठीक है। उस रीसस मंकी में ये RH फैक्टर देखा गया, एक अलग तरह का फैक्टर, ठीक है। तो जिनमें वो फैक्टर होता है उसको हम प्लस बोल देते हैं, RH पॉजिटिव। वो प्रोटीन है जिसमें वो नहीं है तो उसको हम RH नेगेटिव। तो यहीं से हमारे ब्लड ग्रुप्स आए, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, और O पॉजिटिव, O नेगेटिव। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि किसको हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, यानी कि सर्वदाता, यानी कि वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं, जो किसी से भी ले सकता है। तो आप खुद ही सोचो कौन होगा वो, आप खुद गेस करके देखो कौन होगा जो किसी को भी दे सकता है और जो किसी से भी ले सकता है।
जल्दी से बताइए। यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर, जल्दी से। हम्म। ओ नेगेटिव, यस, ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनेटर और ए बी पॉजिटिव होगा, ठीक है, ए बी पॉजिटिव। तो यूनिवर्सल डोनर होता है आपका ओ नेगेटिव, जो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है ए बी पॉजिटिव। ये इंपॉर्टेंट होता है कि नेगेटिव पॉजिटिव भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एक और बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ठीक है। हाँ, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, इसकी सबसे पहली मतलब बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही रेयर लोगों में होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ये जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, वो ये क्वेश्चन बनता है कि किसने इसकी डिस्कवरी करी थी। तो एक हमारे बॉम्बे के डॉक्टर थे, उनका नाम था वाई.एम. भेंडे, ठीक है, उनका नाम था वाई.एम. भेंडे। उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी और इसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप बोलते हैं बिकॉज इसकी सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी या फिर सबसे पहले जो ब्लड ग्रुप मिला था वो बॉम्बे में मिला था, इसलिए इसको हम बॉम्बे ब्लड ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, मेन इससे यही क्वेश्चन बनता है यूनिवर्सल डोनर किसको बोलते हैं, एक्सेप्टर किसको बोलते हैं। बाकी तो इससे ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं बनते। और ये ध्यान रखना किसने डिस्कवरी करी थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने करी थी इसकी, ठीक है। और वाई.एम. भेंडे ने इसकी डिस्कवरी कब करी थी बॉम्बे ब्लड ग्रुप की, 1952 में जो है डिस्कवरी करी गई थी बॉम्बे ब्लड ग्रुप की। ये भी कभी कभी पूछ लेता है भाई वाई.एम. भेंडे, ठीक है। अब हम आएंगे अपने अगले सिस्टम में, दैट इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जी तंत्र इसको बोलते हैं। तो खाना खाया, डाइजेशन, ठीक है, उसको पचाया, उसको यूज़ किया, उससे एनर्जी बनाई, रेस्पिरेशन, ब्लड को सर्कुलेट करवाया, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम बाहर निकालेंगे, उसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जी तंत्र, जिससे हम अपनी बॉडी के वेस्ट को बाहर निकालेंगे। जिस तरह की डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा मेन ऑर्गन क्या था, तो मेन ऑर्गन अगर हम देखें तो स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन थे। फिर हमने बात करी थी रेस्पिरेशन की, तो उसमें हमारा मेन ऑर्गन क्या था, लंग्स थे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट था। उसी तरह एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी होती हैं, ठीक है, मेन ऑर्गन, नॉट दी ओनली ऑर्गन, बिकॉज और भी ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रीशन में। यहाँ तक कि जो हमारी स्किन होती है, त्वचा होती है, वो भी एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होती है। वो भी तो एक्सेस वाटर और ये जो सॉल्ट निकालती है गर्मी के टाइम पे, जो हम स्वेटिंग करते हैं, तो वो क्या है, बॉडीज सिस्टम ऑफ एक्सक्रीटिंग दी वेस्ट। वो वेस्ट को जो निकालती है हमारी बॉडी से, वो एक्चुअल में वो जो हम जो मतलब स्वेटिंग करते हैं, तो वो क्या होता है, उससे हमारा वेस्ट ही तो निकलता है बॉडी का। तो वो भी एक है। लिवर भी इसमें काम करता है, लिवर भी इसमें काम करता है। कैसे काम करता है वो भी हम अभी देखेंगे, लेकिन मेन जो ऑर्गन यहाँ पर काम करता है वो हमारा किडनी करता है। तो पहले हम किडनी की फंक्शनिंग समझेंगे कि किस तरह से किडनी ब्लड से सॉलिड वेस्ट को निकालती है। ध्यान रखना, ब्लड को प्योरीफाई नहीं करती है। ब्लड को प्योरीफाई करने का काम तो लंग्स का ही होता है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर रहा है। प्योरीफिकेशन का काम तो उसी का होगा। लेकिन यहाँ पर जो किडनी का काम है, फंक्शन है, कि वो सॉलिड वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं पेशाब के रास्ते, ठीक है, यूरिनेशन के थ्रू उसको हम निकाल देते हैं। अब वो होता कैसे, वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये होता कुछ इस तरह से है। अभी मैंने आपको बताया कि जो आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है। तो ये यहाँ से ये बड़ी सी जो हमारी आर्टरी है, ऑर्टा के थ्रू जो आई है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ऑर्टा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी लेफ्ट वाली किडनी और राइट किडनी। आई होप सभी को पता होगा, 2 किडनी होती है हमारे पास, और जो राइट किडनी होती है वो स्लाइटली लोअर होती है। राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है। क्यों होती है, जल्दी से बताएंगे। राइट किडनी लोअर होती है, थोड़ी सी लो होती है। क्यों होती होगी लो? तो ये ध्यान रखना है, बीन शेप की होती है, जैसे कि हमारा बीन होता है, जैसे राजमा होता है। तो राइट किडनी लो होती है बिकॉज इसको लिवर को पोजीशन देनी होती है। लिवर भी आपको पता है ना, राइट साइड ऑफ पार्ट ऑफ एब्डोमेन में होता है। और ध्यान रखना, ये बताओ डॉर्सल साइड में होंगे कि वेंट्रल साइड में? डॉर्सल का मतलब पीछे, वेंट्रल का मतलब आगे। तो हार्ट तो हमारा वेंट्रल साइड में होता है, आगे की साइड होता है, लेकिन किडनी पीछे की साइड होती है, यानी कि डॉर्सली लोकेटेड होती है, डॉर्सल साइड में, ठीक है, लोकेटेड ऑन डॉर्सल साइड। अब तुम्हें लगता होगा किडनी काफ़ी बड़ी है, लेकिन इनका लेंथ देख लो कितना है, मात्र 10 से 12 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर की वो नटराज की स्केल यूज़ करते थे, जिसको हम पटरी बोलते थे। जब पढ़ते थे एक बार ऐसे बोल दिए थे पटरी, सर जी पटरी है नहीं, पटरी बोल दिया था, पटरी बोल दिया था, डांडी बोल दिया था, डांडी भी बोलते थे, पटरी बोलते थे। मास्टर जी मौज ले लिए उस दिन हमारी, ठीक है। खैर हमने फिर रोके नहीं, हम उस दिन से फिर पहले तो उसका भी स्केल बोल भी देते थे, लेकिन फिर से हम पटरी बोलते थे उसको, पटरी और डांडी।
5 से 7 सेंटीमीटर की इसकी विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, तो बहुत मतलब ऐसे छोटी होती है, और 2 से 3 सेंटीमीटर ही थिक होती है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन युक्त तो ब्लड आ गया, किडनी को लेना देना ऑक्सीजन से है ही नहीं। अब ऐसा मत समझना कि ऑक्सीजन से भरा ब्लड है तो वो काफ़ी अच्छा ब्लड होगा, वेस्ट होता है भाई, इसमें वेस्ट होता है। यहाँ तक कि ये जो नीला नीला दिख रहा है, ये नीला क्यों दिखाया गया है यहाँ पे, ये दिखाने के लिए कि इससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी हो रहा है। लेकिन तुम्हें बता दूं कि ये साफ ब्लड है, इसमें CO2 तो मतलब इसमें O2 तो नहीं है, वो बात तो ठीक है, लेकिन इसमें सॉलिड वेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है, कहाँ गया, वो भी तो पढ़ते हैं। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया इसके थ्रू, ये दोनों किडनी में चला जाएगा, लेफ्ट राइट रीनल आर्टरी राइट साइड की किडनी, और लेफ्ट रीनल आर्टरी लेफ्ट साइड की किडनी में। जब अंदर जाएगा तो क्या होगा, हर किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, हर किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, जो बेसिक यूनिट होती है हमारी किडनी की। बेसिक यूनिट क्या होती है, कोई भी सेल होती है, तो नेफ्रॉन क्या है, सेल है एक तरह की, आप ये समझ सकते हो। जैसे कि न्यूरॉन थी हमारी बेसिक यूनिट नर्वस सिस्टम की, तंत्रिका तंत्र की। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि इलॉन्गेटेड टाइप स्ट्रक्चर होता है, डेंड्राइट होता है ना, साइटन होता है यानी सेल बॉडी, देन एक्सन होता है, देन नर्व एंडिंग होती है, फिर एक्सन टर्मिनल बोलते हैं उसको, सारी चीज़ें पढ़ी थी। वैसे ही नेफ्रॉन के बारे में पढ़ने वाले, नेफ्रॉन किडनी का स्पेशलाइज सेल होता है, जो कि स्पेशल तरीके से क्या करता है, ब्लड से वेस्ट मटेरियल निकालता है। हम ब्लड को प्योरीफाई नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ब्लड से वेस्ट मटेरियल को निकालता है। इसीलिए आप सुनते होंगे कि जो किडनी का डॉक्टर है उसको नेफ्रोलॉजिस्ट बोला जाता है। अब ये किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का। इसमें 2 मेन पार्ट होते हैं, ये बोमैन्स कैप्सूल कहलाता है, और एक ये ट्यूब लगी होती है। 2 मेन स्ट्रक्चर होते हैं, बोमैन कैप्सूल और ये ट्यूब। बोमैन कैप्सूल के ऊपर ये कैपिलरी नेटवर्क होता है, कैपिलरी जानते हो, जहां आर्टरी और वेन मिलते हैं। तो ये कैपिलरी नेटवर्क यहां पर लगा हुआ है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं इसको, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ये जो पूरा नेटवर्क है। तो ये जो रीनल आर्टरी के थ्रू जो ये लाल लाल ब्लड का मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो सीधा आर्टा के थ्रू छोटी आर्टरी बन के यहाँ पर आ रहा है। अब क्या होगा यहाँ पे होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वो टेक्निक है जिसके थ्रू ये नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है, ये क्या करेगा, बड़े बड़े पार्टिकल को छोड़ के छोटे वालों को निकाल के आगे भेज देगा। आरबीसी जैसे बड़े होते हैं तो आरबीसी को बेचारा नहीं निकाल पाएगा, आगे भेज देगा। फिर से समझो, ये ऑक्सीजन ब्लड आया, कैपिलरी नेटवर्क में घुसा जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू कुछ पार्ट ब्लड का ले लेगा, कुछ आगे पहुंचा देगा इस ट्यूब में। इस ट्यूब में जाएगा, उसमें वेस्ट भरा हुआ है, और जो आगे पहुंचा दिया, जो वेन को दे दिया कि भाई चलो ये तुम जाओ, तुम अच्छे ब्लड हो, तुम अच्छे बच्चे हो, तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तो वो चला गया। लेकिन तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर जो है वो पूरा गंदा ब्लड नहीं है, इसमें भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। क्या हैं इसमें अच्छी चीज़ें, इसमें तुमको ग्लूकोज देखने को मिलेगा, ठीक है, इसमें तुमको अमीनो एसिड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नेफ्रॉन वही स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है, एच किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड्स तुमको देखने को मिलेंगे, तुमको वाटर देखने को मिलेगा, तुमको सॉल्ट देखने को मिलेगा, तुमको यूरिया देखने को मिलेगा। भाई ग्लूकोज इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्लड को रखना चाहिए इसे, लेकिन उसने तो आगे भेज दिया ट्यूब में, लेकिन कोई बात नहीं, उसको फिर से हम ले लेंगे। अमीनो एसिड ज़रूरी है, वाटर भी ज़रूरी है, पूरा वाटर तो नहीं ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि यूरिन में आप भी समझ लो 95% तो पानी ही होता है, पानी के थ्रू ही तो निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो वाटर ही होता है 95%, लेकिन कुछ वाटर अभी फिर से अंदर आ जाएगा ब्लड में। सॉल्ट कुछ नीडेड होते हैं, कुछ बेकार होते हैं, और यूरिया तो प्योर वेस्ट मटीरियल होता है, ये होता है वेस्ट, इसको निकालना है बाहर। समझ गए, ठीक है। तो ये अब कैसे, ये जो अमीनो एसिड, वाटर, सॉल्ट, ये जो बेचारे आगे चले गए, जो अच्छे वाले ब्लड के साथ नहीं जा पाए, जाना भूल गए किसी कारणवश, क्योंकि बेचारे छोटे थे तो पकड़ लिए गए, धर लिए गए, तो अब उनको फिर से क्या होगा, उनका फिर से रीएब्जॉर्प्शन होगा। कहाँ होगा, ये ट्यूब देख रहे हो, ये ट्यूब इतनी लंबी क्यों है, स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी क्यों थी, कि पूरा फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाए, एसिमिलेशन हो जाए, इसीलिए ये भी ट्यूब इतनी लंबी, और इसको सराउंड, इसको घेर के रखा है किसने,
इसने, ये क्या है, वेन है, ये क्या करेगी, अगेन क्या करेगी, रीअब्जॉर्प्शन कर लेगी, बोलेगी कहाँ ले जा रहे हो, वो मेरे बंदे हैं, कौन, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, थोड़ा सा वाटर और थोड़ा सा सॉल्ट, उनको मत ले जाओ, वो गलती से तुम्हारे पास चले गए, उनको हमारे हवाले कर दो। तो जब तक ये मतलब घूमेगी तब तक वो उसके हवाले में आ चुके होंगे। इसको बोलते हैं, देन ये फाइनली यूरिया बचता है, पानी बचता है और कुछ थोड़े बहुत सॉल्ट, उसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, उसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। समझ रहे हो, कलेक्टिंग डक्ट ये अब कनेक्टेड होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट किससे, कलेक्टिंग डक्ट ये कनेक्टेड हैं, ये लंबी लंबी यूरेटर बोलते हैं इनको, 2 यूरेटर हैं 2 किडनी के लिए, ये जो देखते हो इसको यूरेथ्रा बोलते हैं, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, और ये जो कनेक्टेड इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। समझ में आया, समराइज करें क्या, फिर से समराइज करें क्या, और ये जो पूरा लूप बन रहा है ना, ये जो पूरा लूप बना ऐसे 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 घूम के, इसको लूप ऑफ हेनले बोल देते हैं। चलो फिर से आपको बताता हूँ, देखो बोमैन कैप्सूल है, ये कैपिलरी नेटवर्क है, आया खून, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन से इसने ले लिया अपने अंदर, शोषित कर लिया और बाकी को भेज दिया अच्छे वाले को, ये पूरी तरह से अच्छा है, पूरी तरह से अच्छा ही है, इसमें आरबीसी वगैरह है। ये जो लिया है ये लाल नहीं होगा, ये ट्रांसपेरेंट कलर का होगा, क्यों, क्योंकि आरबीसी तो है नहीं, आरबीसी की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। तो ये आगे जाएगा और जब ऐसे 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 घूमेगा तो इसको सराउंड कर रखा है इन्होंने, ये क्या करेंगी, ये जो अच्छी चीज़ें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से चली गई थी इस लूप ऑफ हेनले में, उसको फिर से अपने में सोख लेंगे और ब्लड को दे देंगी, और ब्लड क्या करेगा, ब्लड ये जो आपकी रीनल वेन है इसके थ्रू हार्ट में चला जाएगा। ये अच्छा है, अच्छा मतलब इससे वेस्ट निकल चुका है, इसमें वेस्ट नहीं है। हाँ, और ये जब किडनी ने अपना काम कर रही थी तो किडनी की जो सेल्स थी उन्होंने CO2 प्रोड्यूस किया होगा, तो इस ब्लड में CO2 भरा हुआ है, बस इतनी बात है, लेकिन वेस्ट निकल चुका है। जब किडनी फंक्शन करना बंद कर देती हैं तो वही काम करवाना होता है डायलिसिस के थ्रू। डायलिसिस क्या है, ये आप ऐसे समझ लो, आर्टिफिशियल किडनी, जिन लोगों की किडनी फंक्शन करना बंद कर देती है तो उन लोगों को हो जाती है प्रॉब्लम, और उनका फिर होता है डायलिसिस, क्योंकि वो वेस्ट नहीं निकाल पाते हैं। तो डायलिसिस में ये होता है कि पूरे खून को जो हार्ट से आ रहा है उसको निकाला जाता है, एक मशीन में डाला जाता है, वेस्ट निकाल के उसको फिर से बॉडी के अंदर पंप किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ बातें आती हैं, आपने सुना होगा कि जो लोग मीट वीट बहुत खाते हैं उनको किडनी की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि यूरिया जो है, ये जो यूरिया है, ये क्या होता है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। इसको सिंथेसाइज किया था फ्रेडरिक वोलर ने, ये हम केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे वैसे तो। फ्रेडरिक वोलर ने इसको सिंथेसाइज किया था अमोनियम साइनेट से, NH4CNO से इसको क्या किया था, बनाया था, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था। अब ये जो यूरिया है, ये एक नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है। और ये जो मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है, जो हमारा प्रोटीन है वो क्या होता है, अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड किससे बनते हैं, नाइट्रोजन से जुड़ के बनते हैं। तो एक्चुअल में जब आप प्रोटीन बहुत ज़्यादा खाते हो ना तो आपकी किडनी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, और जब बहुत ज़्यादा उसको काम करना पड़ेगा तो पूरे वो प्रोटीन को नहीं निकाल पाएगी, देन आपको यहाँ से प्रॉब्लम होने लगती है। जो यूरिक एसिड है, ये यूरिया यूरिक एसिड के फॉर्म में आपकी बोन्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड की पोजीशन ले लेता है। साइनोवियल फ्लूइड आपके बोन्स में प्रेजेंट होता है, जो उसको मोबिलिटी काइंड ऑफ ग्रीस टाइप का काम होता है उसका, कि भाई मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब उसकी जगह यूरिक एसिड जमा होने लगेगा तो आपने देखा होगा जिन लोगों को, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर को प्रॉब्लम है तो थोड़ा मुझे पता है इसके बारे में, उन्होंने बहुत खाते थे, मतलब बहुत नॉनवेज खाते थे। तो जब उन्होंने बहुत नॉनवेज खाया तो अब जो है उनको उस चीज़ का बिल भरना पड़ रहा है। कि क्या बिल भरना पड़ रहा है कि उनके किडनी में प्रॉब्लम रहती है तो उनको नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। अभी तो उनकी कंडीशन स्टेबल है, ठीक है, लेकिन उनको वही ना जॉइंट वगैरह में प्रॉब्लम होती है, घुटनों वगैरह में, क्योंकि उनका वेट भी काफ़ी ज़्यादा है, अभी तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन उनको वही प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, तो यूरिक एसिड फिर क्या होने लगता है, डिपॉजिट होने लगता है आपकी बोन्स पे। क्लियर। और इसी की वजह से ही जो हमारा क्या बोलेंगे, जो हमारा यूरिन है वो येलो कलर का होता है। क्यों वो येलो कलर का होता है? ड्यू टू यूरोक्रोम, या फिर यूरोबिलिन भी बोलते हैं उसको, यूरोबिलिन। बिलिरुबिन अलग होता है, बिलिरुबिन को तुम बाइल जूस से एसोसिएट कर सकते हो।
कैसे? जो बाइल जूस कौन दे रहा था, जल्दी से बताओ। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था कि बाइल जूस देने का काम किसका था? लिवर का। लिवर बाइल जूस दे रहे थे, सेक्रीट कर रहे थे। स्टोर गॉल ब्लैडर में था, लेकिन सेक्रीट कौन कर रहा था? सेक्रीट लिवर कर रहा था। उस बाइल जूस में सिर्फ ये मत समझना कि लाइपेस होता है, फैट इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कर देता है, मीडियम को बेसिक बना देता है। सॉरी, लाइपेस तो पैनक्रियाटिक जूस में होता है, मतलब वो सिर्फ मीडियम को बेसिक बना देता है और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कर देता है, नहीं। मतलब वो तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा बाइल भी होता है, बिलीरुबिन भी होता है। बिलीरुबिन क्या है? तो बिलीरुबिन जो है आपका लिवर, जो वो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। मेन तो किडनी होते हैं, लेकिन जो हमारा क्या बोलते हैं, जो लिवर है वो भी हमारा किस में इन्वॉल्व होता है? लिवर भी इन्वॉल्व होता है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो ये जो बिलीरुबिन है जब जाता है हमारी इंटेस्टाइन में, तो वेस्ट के थ्रू, जो हमारा एनएस है उसके थ्रू निकलता है, तो जो हमारा सॉलिड वेस्ट निकलता है बॉडी का, ठीक है, जो यूरिन होता है वो तो येलो कलर होता है यूरोक्रोम की वजह से, लेकिन जो सॉलिड वेस्ट होता है उसका जो येलो कलर होता है, ठीक है, उसका जो येलो कलर होता है वो बिलीरुबिन की वजह से होता है। समझे आप इस चीज़ को? समझ में आई आपको ये बात? क्योंकि ये बिलीरुबिन क्या है, बिलीरुबिन एक्चुअली में बाइल जो सेक्रीट किया लिवर ने, उसमें ये कंटेंट होता है। ठीक, क्लियर है इतनी चीज़? किस तरह से? अब यहाँ पर आप में से कुछ लोग पूछेंगे सर किडनी में स्टोन क्यों बनता है? किडनी स्टोन क्या चीज़ होती है? ठीक है, किडनी स्टोन क्या चीज़ होती है? व्हाट इज़ किडनी स्टोन? तो किडनी स्टोन तब बनता है जब आप बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीते हो। जब आप बहुत ज़्यादा पानी नहीं पियोगे तो जो सल्यूट का पार्टिकल है, भाई अच्छा केमिस्ट्री पढ़े नहीं आप लोग, तो ये समझ लो जो सॉलिड चीज़ है वो ज़्यादा बनेगी। जब वो सॉलिड चीज़ ज़्यादा बनेगी तो होगा क्या? वो किडनी में डिपॉजिट होने लगेगा आपका। किडनी में जब धीरे धीरे किडनी की वॉल्स में डिपॉजिट होने लगेगा तो वही किडनी स्टोन बन जाता है, जो कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। जब आप पानी वानी कम पीते हो, ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का बनता है ये किडनी स्टोन। गॉल ब्लैडर में भी स्टोन बन जाता है। तो यहाँ पर किडनी में धीरे धीरे क्या होता है कि आपका स्टोन बनने लगता है, क्योंकि आपका जो वाटर का कंटेंट है वो काफ़ी कम है। जब वाटर का कंटेंट होगा कम, ठीक है, तो आपका जो किडनी है वो आपका जो सॉलिड पार्टिकल है उसी को चिपकाने लगेगी। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का ये किडनी स्टोन बना होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को सारी चीज़ें? कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन भी करेंगे, रुक जाओ भी, ठीक है। किडनी की आउटर लेयर, इसको रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना जो कॉर्टेक्स, इसको रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, जो किडनी की आउटर लेयर होती है। जैसे प्ल्यूरा होती है लंग्स की, पेरिकार्डियम होती है हार्ट की, तो इसकी आउटर लेयर होती है। उसकी हार्ट की मैंने बताई थी कि नहीं? पेरिकार्डियम, रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। मतलब एकदम ही अगर आउटर बात करोगे तो एक रीनल फेसिया भी होती है, वैसे दोनों नोट कर लो ऐसे तो, ठीक है। रीनल फेसिया के थोड़ा सा अंदर होती है रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। एकदम आउटर पूछेगा तो रीनल फेसिया हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो रीनल कॉर्टेक्स होगा। राइट वाले नीचे होती है, ना कि लेफ्ट वाली, क्योंकि उसको लिवर को पोजीशन देना होता है। वो आपकी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड होती है, जो पेवी नोड पूछ रहे हैं, ठीक है। वो भी आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हेल्प करती है। और सर ज्ञान वर्ल्ड पे का पता नहीं यार, ज्ञान वर्ल्ड पे देख लेना। क्या ज्ञान वर्ल्ड पे अवेलेबल नहीं है क्या? पता नहीं यार मुझे, ये तो डायलिसिस के टाइम पे पानी कम पीने को क्यों बोलते हैं श्रेयसी दास, आई डोंट नो, ठीक है, पता नहीं है, ये तो नेफ्रोलॉजिस्ट ही बता पाएंगे। एग्जैक्ट रीज़न तो मुझे नहीं पता है। हाँ जी, जो सॉलिड वेस्ट निकलते हैं उसमें बिलिरुबिन होता है।
नहीं नहीं, हमारी किडनी में फ्लेम सेल्स नहीं होती भाई चिरकुट जी, वो प्लैटी एल्मिंथिस की फ्लेम सेल्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह बिहेव करती हैं। सर आज आपका मूड ख़राब है क्या? अरे तो कर मैं एक्टिंग तो नहीं कर सकता हूँ, है ना सबको अच्छे होने की, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उतना अच्छा तो फील नहीं कर रहा हूँ क्योंकि चैनल एक उड़ चुका है ना। पिछले पहले चैनल वही बनाया था 7 साल पहले, आज से लगभग 7-8 साल हो गए तब बनाया था। और वो जब चैनल आपका चला जाए, आप सोचो आपका बच्चा है, ठीक है, 7 साल का, और उसकी डेथ हो गई वो एकदम से, या फिर डेथ ना हो के हम बोल सकते हैं कि वो मिल नहीं रहा, खो गया है, तो आप खुश तो नहीं होंगे ब्लड ख़राब क्यों नहीं होता? समझे नहीं, ब्लड ख़राब क्यों नहीं होता मतलब? कितने क्वेश्चन आते हैं अभी देख लेना आप, ठीक है। सर्कुलेटरी से ज़्यादा आते हैं, एक्सक्रीटरी से थोड़े कम आते हैं। सर इसकी आर्म्स खान कहाँ है बॉडी किसकी? अच्छा फिगर में है। चलो क्वेश्चन करो। स्टोर नहीं होता जिनका बाइल वो निकल जाता है गॉल ब्लैडर, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। सर पेस मेकर हैक भी हो जाता है, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। तुम जय से, क्या नाम है तुम्हारा? एक सेकंड, जय सैनी। एकदम अतरंगी क्वेश्चन पूछते हो डेली, है ना। इन द ह्यूमन बॉडी ब्लड फ्लोज थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन दिस रिगार्ड। तो ध्यान रखिएगा, जो ये पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पे, जो पूरा प्रोसेस है हमारा, ठीक है, पूरे प्रोसेस को ध्यान रखना डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। डबल सर्कुलेशन बोला जाता है इसको। ये पूरा ये ब्लड आ रहा है, लंग्स तक जा रहा है, लंग्स के थ्रू डिफरेंट बॉडी, मतलब लंग्स के थ्रू हार्ट में, एंड देन हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, इसको हम पूरा डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो बड़ा आसान है, अगर हम नीचे से स्टार्ट करें तो ऑक्सीजनल ब्लड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द बॉडी। अब देख लो ये राइट साइड कहाँ होगा, तुम्हारा जो लेफ्ट राइट साइड ही है, तो यहाँ पर ऑक्सीजनल ब्लड थोड़ी ना आ रहा है, यहाँ पर तो डी ऑक्सीजन ब्लड ही आ रहा है ना, सिंपल सी बात है, तो ये गलत होगा। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट, भैया लेफ्ट में नहीं, लेफ्ट में तो ऑक्सीजनेटेड आ रहा है लंग्स के थ्रू, देन गिर रहा है यहाँ पे और यहाँ से ऑटो में, तो ये भी गलत हुआ। ब्लड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज पुअर इन ऑक्सीजन, गलत है भैया, लेफ्ट साइड तो ये हुआ, इसमें तो रिच इन ऑक्सीजन है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेज द लेफ्ट साइड ऑफ द, यस सही है, सिंपल, ठीक है। बस आपको ध्यान से करना था, CDS 2021 का क्वेश्चन, ये CDS 2022 का सवाल है, करिए जरा। पल्मनरी, कैपिलरीज, कोरोनरी आर्टरी, पल्मनरी वेन सब पढ़ाए हैं, सब के बारे में बताया है, चाहे पल्मनरी हो, चाहे कोरोनरी हो, चाहे कैपिलरी हो। अब पल्मनरी शब्द आगे लगा है, मतलब लंग्स से लेना देना है, लंग्स से लेना देना है। लंग्स कहाँ पे? लंग्स यहाँ पे है, ठीक है। तो यानी A का 1 होगा या तो 4 होगा। अब आर्टरी है तो हार्ट से लंग में जा रहा होगा ब्लड, हार्ट से लंग में जा रहा होगा, हार्ट से लंग में जा रहा होगा, चौथा। ये वेन है तो लंग्स से हार्ट में आ रहा होगा, क्या बोल रहा हूँ मैं? यस, ठीक है, लंग से हार्ट में आ रहा होगा, तो पहले का 4, लास्ट का 1, तो ये दोनों ऑप्शन तो हट जाएंगे। कोरोनरी आर्टरी मैंने वो बताई थी, वो आपकी आर्टरी होती है जो ब्लड, जो हार्ट की मसल्स, जो कार्डियक मसल्स होती हैं, 3 टाइप की मसल्स ऐसे पढ़ाई थी, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक, तो उनको देती है ये ब्लड। समझ में आया वो जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज मैंने आपको बताई थी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आता है, ठीक है। तो ये 2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, C का 2 है। कैपिलरीज क्या है? कैपिलरीज कनेक्शन है आर्टरी और वेन के बीच में, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, क्वेश्चन हो गया, CDS 2023। द ब्लड प्रेशर यानी BP ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज 120/80 mmHg। दीज नंबर रिप्रेजेंट द ब्लड प्रेशर एट, बताओ, है ना। सिस्टोल, डायस्टोल, लब, डब, कुछ याद आया? ये सिस्टोल है, इससे ज़्यादा होगा तो हाई BP, ठीक है। सर बुक बहुत कॉस्टली है, विवेक पांडे। यस कॉस्टली तो है विवेक, आई वुड एग्री टू दैट। हाँ, कैरी मसल टू, थैंक यू वसम 123। चलो, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, कौन कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है? भाई वेंट्रिकल्स ही, ये आपकी थी राइट वेंट्रिकल, ये थी लेफ्ट वेंट्रिकल, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी एकदम से तो किसको देगी? लंग्स को। ये एकदम
कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो किसको देगी, आर्टा को। तो वेंट्रिकुलर रिलैक्स कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर वुड बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है आपका ये, लेफ्ट राइट स्लीपिंग प्रॉब्लम मतलब तो कोरोनरी आर्टरी की ऑपरेशन होता है क्या हार्ट अटैक आने पर? बिल्कुल होता है, सर्जरी होती है। पल्स इज फेल्ट ड्यू टू द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दी। तो पल्स रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन किसका, मैंने आपको बताया था जो ऑर्टा और हमारी जो मेन आर्टरीज होती हैं, जो सबसे बड़ी आर्टरी होती हैं, जो मेन आर्टरी होती हैं, उनके रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को उसको पल्स बोलते हैं, मैंने बताया था आपको। आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स विच, तो आर्टरी क्या होती हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। एंड लेट मी टेल यू, दे डू नॉट हैव अ थिन वॉल, दे हैव थिक वॉल्स। क्यों थिक होती होंगी? क्योंकि भाई आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया जाता है, पंप करते हैं तो ब्लड बहुत जोर का प्रेशर लगाता है, 120 mm ऑफ Hg। और जब इतना प्रेशर लगेगा तो फट ना जाए, इसलिए इसको थिक बनाया जाता है भगवान के द्वारा, है ना, थिक। और ये थिन होती हैं, पतली होती हैं, क्योंकि ये लेके आ रही हैं ब्लड को आराम से, थिन है ये। और वेंस में तो वॉल्व होते हैं इसीलिए, क्योंकि आराम से ब्लड आता है, तो इसलिए वॉल्व भी होते हैं, हर मतलब वॉल्व लगे होते हैं, ऐसे ऐसे करके वॉल्व लगे होते हैं उसमें, कि भैया अगर नीचे ना जाए, एक साइड ही जा पाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है, अपने वेरिकोस वेंस की प्रॉब्लम सुनी होगी कुछ लोगों में, वो क्या होता है कि ना ब्लड इकट्ठा होने लगता है, खासकर पैरों में, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आने लगता है और इकट्ठा हो जाता है। मतलब जैसे यहाँ पर इकट्ठा हो गया, यहाँ पर इकट्ठा हो गया, तो वेरिकोस वेंस की प्रॉब्लम समस्या ला के खड़ा कर देता है। देखा होगा आपने, बड़ी नसें फूल जाती हैं उसमें, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ऊपर उठ ही नहीं पा रहा है उनका, ठीक है, मतलब उतना ज़्यादा पंप नहीं मिल पा रहा है। विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन ऑफ द ह्यूमन किडनी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड फॉर एक्सक्रीशन? विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन ऑफ द ह्यूमन किडनी, तो आपका ये क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो फिल्ट्रेशन के लिए जो बोमेंस कैप्सूल है, यूरेटर, तो वो ऐसे लंबी लंबी जो दो हैं वो लेके आ रही हैं कहाँ तक, यूरिनरी ब्लैडर तक, और इससे कनेक्टेड है यूरेथ्रा, ठीक है। रीनल वेन का कोई काम नहीं होता है, वो सिर्फ जो ब्लड से वेस्ट निकल चुका है उस ब्लड को लेके जाती है यहाँ से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये हो गया CDS और EDS के क्वेश्चन ख़त्म। अब करेंगे इसके सवाल, यानी कि किसके, जो SSC ने पूछे हैं। डैश आर दी वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट को ले जा रही हैं, यानी कि उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई किए जा रही है, ऑप्शन नंबर सी। डैश आर दी वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड बैक टू दी हार्ट। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेके आ रही हैं, क्लियर। न्यूरॉन बेसिक यूनिट ऑफ ये नर्वस सिस्टम। कैपिलरीज जहाँ आर्टरीज और वेंस मिलती हैं, और आर्टरीज क्या हैं, जो ऑक्सीजनेट ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। द ब्लड प्लेटलेट्स को किस नाम से जानते हैं? इराइथ्रोसाइट्स तो हम RBCs को बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स को, जिनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, 120 डेज का लाइफ स्पैन होता है। ल्यूकोसाइट्स हमारी WBCs हो जाएंगे, वाइट ब्लड सेल्स हो जाएंगे, जो डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करती हैं, बैक्टीरिया को मारती हैं। थ्रोम्बोसाइट आंसर होगा। थ्रोम्बिन क्या होता है, एक प्लाज्मा में ही एक प्रोटीन होता है जो कि ब्लड के कोगुलेशन में ये भी हेल्प करता है, ब्लड के कोगुलेशन में ये भी हेल्प करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि अपना फिब्रिनोजन करता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द पिगमेंट दैट गिव्स ब्लड इट्स कलर। तो कौन सा पिगमेंट होता है, सबको पता है, ज़ैंथोफिल तो येलो पिगमेंट देता है, जहाँ जहाँ आपको येलो, खासकर जो प्लास्टिड होते हैं ना पेड़ पौधे, उसमें जो येलो कलर होता है वो ज़ैंथोफिल से मिलता है। क्लोरोफिल से ग्रीन कलर मिलता है, हीमोग्लोबिन से रेड कलर मिलता है। फिफ्थ, व्हाट इज़ द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड। अच्छा, pH ह्यूमन ब्लड का यहाँ पे लिखना, नोट करना, और उसका भी नोट करना, जो ये हमारा यूरिन पास होता है ना, तो उसका pH कितना होता है, तो उसका pH लगभग 4.8 होता है, ठीक है। तो इसका जो pH होता है, जो pH वैल्यू होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, वो होता है आपका 4.8, ठीक है। और इसी तरह जो हमारा pH वैल्यू होता है किसका, ह्यूमन ब्लड का pH वैल्यू होता है स्लाइटली एल्कलाइन, इसको बोलते हैं स्लाइटली एल्कलाइन। क्या होता है स्लाइटली एल्कलाइन, स्लाइटली एसिडिक? अगला ही हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो केमिस्ट्री ही होगा, तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे उसके बारे में। सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल टू फॉर्म हीमोग्लोबिन इन ब्लड।
तो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? फैट है, आयरन है, कैल्शियम या फिर प्रोटीन है? हीमोग्लोबिन के लिए यार हमें आयरन की ज़रूरत होती है, ठीक है, और अगर वो कम हो जाता है उसकी मात्रा तो अनीमिया वाली प्रॉब्लम हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्लड सेल मेड बाय द बोन मैरो? तो बोन मैरो में आपके आरबीसी भी बनती हैं, डब्ल्यूबीसी भी बनती हैं और प्लेटलेट्स यानी इराइथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट तीनों बनती हैं। बनती नहीं है तो ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियो इज़ अ रूट वर्ड फॉर बोन। तो जो बोन में जो सेल्स बनती हैं, जो नई बोन के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, जो बोन के टिश्यूज़ होते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। लिम्फ इज़ अ लाइट कलर फ्लूइड मेड अप ऑफ WBCs दैट अटैक हार्मफुल डैश इन द ब्लड। तो लिम्फ किसको अटैक करती हैं? हार्मफुल प्रोटोजोआ को, फंगस को, वायरस को या फिर बैक्टीरिया को? तो लिम्फ अटैक करती हैं बैक्टीरिया को। मैंने बताया था कि लिम्फ का वही काम होता है जो वाइट ब्लड सेल का मेनली काम होता है। सिर्फ वही काम नहीं होता, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द फंक्शंस कि हार्मफुल बैक्टीरिया को मारे। बाकी जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं टिश्यूज से लेके वो भी ये कलेक्ट करके लाता है कौन? लिम्फ। हमने देखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज बीन शेप्ड लिम्फॉइड ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? लार्ज बीन शेप का होता है, लिम्फॉइड ऑर्गन होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में। थाइमस तो एक ग्लैंड होता है जो हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है? कहाँ प्रेजेंट होता है ये थाइमस? भाई ये थायराइड तो नेक रीजन में होता है, उसके नीचे आप बढ़ेंगे लंग्स के बीच में, ठीक। स्प्लीन, वो अभी स्प्लीन के बारे में तो पढ़ रहे थे, ठीक है, कहाँ गया? अच्छा अच्छा, यही क्वेश्चन तो पूछ रहा है यार। स्प्लीन, ठीक है, स्प्लीन। और टॉन्सिल तो आपको बताया ये प्रॉब्लम यहाँ पे होते हैं हमारे ये गले के साइड में ही। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट ब्लड प्रेशर करेक्ट है? तो ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक पूछा, बड़ा आसान से हमें पता है। सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन 120 होता है आपका सिस्टोल, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब रिलैक्स करता है तो उसको डायस्टोल बोलते हैं। 80 mm ऑफ Hg प्रेशर होता है। स्वॉलन ब्लूइश वेन्स रिजल्टिंग फ्रॉम दी वॉल्स दैट डू नॉट क्लोज प्रॉपरली आर कॉल्ड एज? जो प्रॉपरली क्लोज नहीं होती हैं, जो प्रॉपरली क्लोज नहीं होती हैं तो उनमें क्या होता है? उनमें भरने लगता है ब्लड, और उसको बोलते हैं प्रॉब्लम को वेरिकोस वेन्स, ठीक है। जो पैर में देखा होगा मोटी मोटी ऐसे धारियाँ सी बन जाती हैं, ऊपर से दिखने लगता है वेन्स वो, ठीक है। फिशेज हैव डैश चैम्बर्स ऑफ हार्ट। मछलियों में हृदय के कितने चैम्बर होते हैं? ये पहले ही पढ़ चुके हैं एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में। फिशेज हो गई, उनके 2 होते हैं, ठीक है। रेप्टाइल यानी कि जो सरीसर्प होते हैं उनके 3 होते हैं। 3 किसके और होते हैं? एम्फीबियन यानी उभयचर के होते हैं। कौन सा ऐसा रेप्टाइल होता है जिसके 3 हार्ट चैम्बर ना होके 4 होते हैं? और 4 किसके होते हैं? मैमल्स के होते हैं, ठीक है, और एव्स के होते हैं, पक्षियों के। और ये दोनों कैसे होते हैं? ये वार्म ब्लडेड होते हैं। और रेप्टाइल और जो एम्फीबियन होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द हार्ट सेलेक्ट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। जितने हार्ट में चैम्बर होते हैं उसके बेसिस पे ऑड वन सेलेक्ट करिए। टर्टल एक रेप्टाइल बोलेंगे 3 होता है। गिरगिट रेप्टाइल होता है 3 बोलेंगे। यही वो एक्सेप्शन है जो रेप्टाइल होने के बावजूद भी 4 चैम्बर रखता है, क्योंकि ये मगरमच्छ है, मगरमच्छ के आंसू अपने स्टोर करने के लिए बेचारा एक एक्स्ट्रा चैम्बर रखता है। इस तरह से हम याद करते हैं। फ्रॉग ये एम्फीबियन है, यानी कि एक उभयचर है, तो इसके भी 3 होते हैं, है ना। और ये रेस्पिरेशन किसके थ्रू करता है? अपने स्किन के थ्रू भी करता है, लंग्स के थ्रू भी करता है। पानी में होगा तो स्किन के थ्रू, और लंग्स के थ्रू तब करेगा जब ज़मीन पे होगा। और इसका जो बच्चा होता है टोड, वो किसके थ्रू करता है? वो बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्रोकोडाइल। In the case of reptile, their heart is not properly divided into 4 chambers. That is, it consists of 2 auricle और एक incompletely divided ventricle. Which of the following is an example of reptile having a 4-chambered heart? रेप्टाइल ने बोला कि 3 चैम्बर होते हैं, लेकिन किसके पास 4 हैं? तो अभी पढ़ा है मगरमच्छ। अ पर्सन विद अ वेरी लो काउंट ऑफ RBC, बहुत लो काउंट हो गया, ठीक है, तो उसको मतलब क्या, कौन सी प्रॉब्लम होने के चांसेस रहेंगे? अनीमिया हो जाएगा उसको, जॉन्डिस, गोइटर या फिर स्कर्वी। देखो जॉन्डिस, इसको हम पीलिया रोग भी बोलते हैं। पीलिया आपने सुना होगा। अभी मैंने आपको बताया लीवर क्या करता है? बाइल के थ्रू बिलिरुबिन को निकाल देता है। इसका जो कलर होता है वो पीला होता है, और इसी की वजह से ही अभी मैंने बताया जो हमारा ये सॉलिड वेस्ट निकलता है बॉडी से वो येलो कलर का होता है, ठीक। अब अगर वो नहीं जा पाएगा, वो उसके थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन के ना जा पाए ढंग, और हमारी बॉडी की डिफरेंट सेल्स ने उसको स्टोर करने लग जाएंगी, तो हमारा जो फेस, आंखें, ये सब पीला होने लगता है पीलिया रोग में, जिसको जॉन्डिस बोलते हैं। तो एक्चुअल में वो पीलिया इसी वजह से होता है क्योंकि आपका बिलिरुबिन जो है वो इकट्ठा होने लग गया है,
उतनी ज़्यादा डेंजरस तो सिचुएशन नहीं है, लेकिन हाँ कोई अच्छी चीज़ भी नहीं है। तो यहाँ पर वो ये चीज़ तो होगी नहीं, अनीमिया आंसर होगा। गोइटर आपको पता है कि आयोडीन का सेक्रेशन जब कम होने लगता है तो गोइटर घेंगा रेग हो जाता है, और ये एसोसिएटेड है आपके थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड में हमें पता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन को सेक्रीट किया जाता है, और वो जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है उसमें T3 और T4 सेल्स होती हैं। तो T4 सेल तभी सिंथेसाइज हो पाती हैं जब आयोडीन की मात्रा अच्छी हो। और थायराइड ग्लैंड से और कौन सी एक डिजीज़ एसोसिएटेड है, एच से नाम उसका स्टार्ट होता है, जरा बताएंगे। और स्कर्वी की अगर बात करें तो ये जब हम विटामिन पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से होती है, और ये जो थायराइड ग्लैंड की वजह से होती है इसको बोलते हैं हाशीमोटो डिजीज़। हाशीमोटो डिजीज़। और थायरॉक्सिन हार्मोन किस में रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे बॉडी का जो ये क्या बोलते हैं उसको, मेटाबॉलिज्म होता है उसको अच्छा रखने में। हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर थायराइड की मात्रा कम हो गई तो। यस, ट्रीटमेंट I-131 या सभी वो देखेंगे, आगे पढ़ेंगे जब हम केमिस्ट्री में। तो आइसोटोप होता है आयोडीन का, I-131 बोलते हैं, और वो ठीक है। वंस मुझे पता है उसके बारे में, स्ट्राइक भेजते हैं उनको, लेकिन अब क्या करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कप शेप्ड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। कप शेप्ड पार्ट क्या होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल। ग्लोमेरुलस क्या होता है, ग्लोमेरुलस एक गुच्छा वाला जो स्ट्रक्चर होता है, गुच्छे नुमा स्ट्रक्चर, इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अ हेल्दी इंडिविजुअल हैज़ 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी हाउ ml ऑफ वॉट ml ऑफ ब्लड। तो 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है रफली, आप मान के चलो जो 100 ml होता है हमारा ब्लड का उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल रिसीवर। जो किसी से भी ले सकता है, तो ये होता है AB पॉजिटिव। O नेगेटिव होता है यूनिवर्सल डोनर। ऐसे याद कर लो, डोनर, दो O हैं इसमें, तो O नेगेटिव। सिनो आर्ट्रियल नोड इज लोकेटेड इन। तो सिनो आर्ट्रियल नोड कहाँ पर लोकेटेड है, देख रहे हो। फंक्शन क्या तेल लेना, फंक्शन से इसका कोई मतलब ही नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोकेटेड कहाँ पर, सिर्फ यही बता दो। तो हार्ट में लोकेटेड है, हमने फंक्शन ही पढ़ा था। और एक्चुअल में लोकेशन क्या है वो भी हमने पढ़ा था कि जो राइट ऑट्रियम में होता है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस सेंड करना, जो पेस मेकर का काम होता है, ठीक है। जिन लोगों का सिनोट्रियल नोड बिगड़ जाता है, हार्ट कार्डियक अरेस्ट का प्रॉब्लम होता है, तो फिर उन लोगों को पेस मेकर चढ़ाया जाता है। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी RBCs। फॉर दी RBCs मतलब फॉर दी मेकिंग ऑफ RBCs। RBCs बनती कहाँ है, लंग्स, हार्ट, ब्रेन, बोन मैरो में बनती है। ऑप्शन नंबर D। 21 हाउ डू ह्यूमन्स एक्लीमेटाइज एट हाई ऑल्टीट्यूड वेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो फॉर नॉर्मल ब्रीदिंग। तो जब लोग ऊपर जाते हैं तो तुम्हें पता है कि एटमॉस्फेयर पतला हो जाता है, थिन हो जाता है, ब्रीदिंग में होने में लगती है प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं, जरा बताओ, जहाँ पर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है उस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, बताए थे शायद। उसको बोलते हैं एनॉक्सिया। हाइपॉक्सिया अलग होता है, जब पानी में ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है तो उसको हाइपॉक्सिया बोलते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा हमारी बॉडी में घटने लगी तो उसको एनॉक्सिया बोलते हैं। बाई डिक्रीजिंग RBC नहीं भैया, RBC तो ज़्यादा चाहिए। खुद ही सोचो, ऑक्सीजन पहले से कम है, तुम RBC भी कम किए दे रहे हो, तो दिक्कत नहीं हो जाएगी, क्योंकि RBC तो O2 को पकड़ पकड़ के ले जाता है, उठा के। RBC का नंबर इंक्रीज करना है, WBC का नहीं। हाइबरनेट ले लो, हाइबरनेट, घुस जाओ जाके कहीं पे, तो घुस जाओगे तो क्या ऑक्सीजन की कमी से बच जाओगे। तो बाय इंक्रीजिंग दी RBC का प्रोडक्शन, डिक्रीजिंग दी बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड इंक्रीजिंग दी ब्रीदिंग रेट। बार बार आपको तुरंत जो है ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज करना होता है। द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस पार्ट। तो हार्ट से वेरियस पार्ट में आपको जा रहा है, आपको पता है कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, एक्सेप्ट कि अगर वो पल्मोनरी आर्टरी है तो। पल्मोनरी आर्टरी के केस में वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, लेकिन जाता तो फिर भी हार्ट से लंग्स की तरफ ही है, ठीक है। अच्छा, सेप्टम क्या होता है, तो यहाँ पर तुम देखोगे हार्ट में ये जो दो पार्ट होते हैं, ये लेफ्ट और राइट वाला पार्ट, इनको सेपरेट करने का काम होता है, ये होता है सेप्टम, ठीक है। इनको जो अलग कर रहा है लेफ्ट और राइट वाले पार्ट को। चलो अभी आगे बढ़ चल लेते हैं, कितने क्वेश्चन इसमें, रुको, 4-5 क्वेश्चन, और इतने तो आप होमवर्क में कर ही सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लो। ब्लड क्लॉट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ सर्टेन सेल्स। तो ब्लड क्लॉट किसकी वजह से बनता है, तो ब्लड क्लॉट बनता है प्लेटलेट की वजह से। प्लेटलेट को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट ना होकर यहाँ पे सीधे प्लेटलेट ही लिखा हुआ है। चलो भाई, तो आप ये क्वेश्चन अब कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्सीटरी सिस्टम के क्वेश्चन करेंगे उत्सर्जीय तंत्र के। MTS इसी बार MTS पेपर में पूछा गया है, जो अभी जिसकी आंसर की अभी आई है हफ्ते भर पहले। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एक्सीटरी सिस्टम इन मैमल्स। सिंपल, ये किसका फंक्शन होता है,
लंग्स का मेनली होता है। डाइजेशन किसका फंक्शन होता है? मेनली स्टमक और इंटेस्टाइन्स इन्वॉल्व होती हैं। रिप्रोडक्शन वो तो हम देख ही चुके हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ दैट जनरेट नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल इन ह्यूमन बींग्स आर रिमूव्ड बाय। तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है ना, तो ये किसके थ्रू निकलता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी आर रिमूव्ड बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस कॉल्ड एज। तो जो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी से निकलते हैं तो वो कौन से बायोलॉजिकल प्रोसेस से, देख रहे हो कितना बेसिक सा क्वेश्चन है, आरआरबी का क्वेश्चन था ये, सीजीएल 2024 इसी बार के सीजीएल का क्वेश्चन है कि फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन ह्यूमन हैपेंस इन किडनी, देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट इनसाइड द किडनी टू हेल्प देम इन डूइंग द जॉब। फिल्ट्रेशन यूनिट को क्या बोलते हैं? जब मिलियंस के नंबर में प्रेजेंट होती हैं सर, नेफ्रॉन ही तो बोलते हैं। एल्वेलाई तो लंग्स से प्रेजेंट होती हैं। बोमैन कैप्सूल तो वो जो नेफ्रॉन का ये इस तरह का ये कटोरा लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोमैन्स कैप्सूल बोलते हैं। यहाँ पे ट्यूब लगी होती है, राइट। तो नेफ्रॉन्स विल बी द करेक्ट आंसर। नेफ्रॉन इज द फिल्ट्रेशन यूनिट, द बेसिक यूनिट ऑफ द किडनी। व्हाट इज स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सेल फाउंड इन प्लैटिहेल्मिन्थस? कर चुके हैं क्वेश्चन को कि प्लैटिहेल्मिन्थस जो होता है, जो हमारे फ्लैटफॉर्म्स होते हैं, जरा कमेंट है बताओ इन कितनी जर्म लेयर्स होती हैं, यानी डिप्लो होते हैं कि ट्रिप्लो होते हैं, ये सीलोमेट होते हैं क्या सीलोमेट होते हैं, बॉडी का मतलब सिमेट्री कैसा होता है, वो सारी चीज़ें। तो फैट नहीं, फ्लेम सेल होती हैं, ठीक है। स्टेम सेल तो हमारी ह्यूमन बॉडी में ही होती हैं। स्पॉन्ज सेल पॉरीफेरा में होती हैं, पॉरीफेरा में। स्टिंगिंग सेल होती हैं सिलेंट्रेट या फिर निडेरिया में। प्लैटिहेल्मिन्थस कैसे याद किया था? पोकोसिटी मतलब पॉरीफेरा, सिलेंट्रेट और टीनोफोरा। पोकोसिटी में प्लेटें तोड़े जा रहे हैं, फिर PC² PA³ MES याद आया कुछ? तो ये प्लैटिहेल्मिन्थस है। ये कैसा होगा? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, तीनों जर्नल लेयर होंगी, एक्टो एंडो के अलावा मीजो भी होगी इसमें बीच वाली। ये आपका असीलोमेट होगा, सीलोम नहीं होगा इसमें। इसकी सिमेट्री की अगर बात करेंगे तो ये आपका बाइलेटरल सिमेट्री रखेगा, इसमें कोई सिमेट्री नहीं होती है। इन दोनों में रेडियल होती है, एचिनोडर्मेटा में रेडियल होती है और बाकी सब में बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ठीक। डैश इज दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, बार बार वही क्वेश्चन है, बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। नेफ्रॉन ही होगा। कॉर्टेक्स बाहरी वाला भाग होता है, ठीक है, आउटर पार्ट होता है किडनी का, और मेडुला जो होता है वो इनर पार्ट होता है किडनी का। यूरेटर क्या होते हैं? जैसे किडनी से ये 2 यूरेटर लगे होते हैं, फिर ये कहाँ जाता है? ये यहाँ जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। जब भर जाता है तो ब्रेन बोलता है हमारा कि बेटा निकालो जाओ इसको, ठीक है, छोटी उंगली दिखाओ और इसको जाके निकालो। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर इन यूरिन? यूरिन में येलो कलर, बिलिरुबिन, यूरोबिलिन, एल्बुमिन, क्रिएटिनिन। तो क्रेटिनिन तो भाई ये जमा होने लगता है, क्रेटिनिन तो एक प्रॉब्लम होता है ये, ठीक है, आपकी किडनी में जमा होने लगता है, ठीक है। क्रेटिनिन जो होता है ये जमा होने होने लगता है, तो ये इट इज़ नॉट गुड, ठीक है। इसमें आपका ये मतलब प्रोटीन जो लोग ज़्यादा खाते हैं उनके साथ प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर जो सही आंसर होगा इट वुड बी यूरोबिलिन। बिलिरुबिन तो मैंने बताया था जो सॉलिड वेस्ट निकलता है उसके येलो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। मैंने क्या बताया था? यूरोक्रोम बताया था ना, वही सेम चीज़ ही होती है, चाहे यूरोक्रोम बोलो चाहे यूरोबिलिन बोलो, बस यू से अगर नाम शुरू है तो ऐसे याद करो। मे यू गो टू टॉयलेट, तो टॉयलेट में जा रहे हो तो येलो कलर उस टॉयलेट का यूरोबिलिन की वजह से, और बिलिरुबिन आपका सॉलिड वेस्ट है। आइडेंटिफाई अ मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। कौन सी मसल होती है जो वेस्ट निकालती है, ठीक है। तो इसको भी हम डाइजेशन में कर चुके हैं, स्फिंक्टर मसल होती है, ठीक है। कितने क्वेश्चन बाकी हैं यार? और तो 4-5 हैं, 2-3 और कर लेते हैं, ठीक है। विच ऑफ दीज इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? तो हार्ट है, हार्ट तो पंपिंग ऑर्गन है। स्किन, ब्रेन, मसल्स, तो स्किन हो जाएगा। ब्रेन तो कुछ एक्सक्रीशन नहीं करता है, मसल भी नहीं करती, हार्ट भी नहीं करता। स्किन मैंने बताया था। कुछ लोग खाना नहीं खिलाते भाई, अरमान आलम, अच्छा। आइडेंटिफाई द ऑर्गन विच इज़ लोकेटेड ऑन बोथ द साइड ऑफ ह्यूमन बॉडी, दोनों साइड में। स्प्लीन तो ये लिम्फॉइड ऑर्गन है, ये 2 नहीं होते हैं। लिवर भी एक ही होता है, ठीक है। किडनी 2 होती हैं, तो अगर आपकी एक नहीं भी हुई तो एक से काम चल जाएगा, और दोनों अगर नहीं है तो किसी से ले भी सकते हैं, लेकिन एक से काम बिल्कुल चल सकता है, सच कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, लोड आपको नहीं उठाना होता ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। स्वेटिंग जो आप करते हैं ये क्या है? नेचर का तरीका, किस चीज़ का तरीका है? तो स्वेटिंग और परस्पिरेशन इज़ अ नेचर्स वे ऑफ, तो नेचर का तरीका है कि जो भी हार्मफुल इंसेक्ट थ्रू द बैड ऑर्डर ऑफ स्वेट, रिलीजिंग एक्सेस वाटर फ्रॉम द, लोअरिंग द इंटरनल टेम्परेचर, रिलीजिंग द एक्सेस सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। किस चीज़ का है? रिलीजिंग एक्सेस सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी, वार्डिंग ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट। भाई इंसेक्ट तो निकलते नहीं है, ठीक है, इंसेक्ट थोड़ी ना बैड और उसके थ्रू निकल जाएंगे। रिलीजिंग एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी, लोअरिंग द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी।
तो रिलीज सर एक्ट्स वाला क्लास कब होगा पॉलिटी का? भाई करवा देंगे, मुझे पता है वो डिलेट चल रहा है, मैं करवा दूंगा उसको यार, ठीक है। क्या 9? क्या दिक्कत है भाई 9 में? क्या दिक्कत क्या है इसमें? ठीक है, तो बी तो होगा नहीं, रिलीजिंग एक्सेस वाटर। मेन होगा इसका रिलीजिंग एक्सेस सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी, जो एक्सेस सॉल्ट होते हैं, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, विद रिगार्ड टू किडनी एंड इट्स फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? बायोलॉजी के बचे हैं 3 लेक्चर, 3 और बाकी हैं। एक में करना है प्लांट का न्यूट्रिशन वगैरह, एक डिजीज़ेस बाकी है, और एक मिसलेनियस वाला बाकी है। तो 3 से मैक्सिमम 4, लेकिन 3 नहीं बाकी हैं। और शायद मंडे को क्लास नहीं होगी, जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा, इसी वजह से मैंने आज रख ली। शायद मंडे को ना हो पाए क्लास, ठीक है, मंडे को। बाकी तो मैं आपको बता दूंगा, आई एम नॉट 100% श्योर, हो सकता है हो भी, लेकिन मैं आपको पहले बता दिया इसी वजह से कि अगर ना हो तो ये नहीं कि सर बताए नहीं थे। तो विद रिगार्ड टू किडनी एंड इट्स फंक्शन, दे मेंटेन वाटर बैलेंस एंड एक्सपेल मेटाबॉलिक वेस्ट। रेप्टाइल हैव which of the following is not correct? Reptiles have more nephron than birds. Each nephron has 2 part glomerulus, ये सही है आपका। देर बेसिक ये सही है आपका। दे मेंटेन वाटर बैलेंस, बिल्कुल सही है। मेटाबॉलिक वेस्ट निकालते हैं, वाटर बैलेंस को भी मेंटेन करने का काम किडनी का ही होता है। दे मेंटेन वाटर बैलेंस ऑल्सो। रेप्टाइल के ज़्यादा नेफ्रॉन नहीं होते हैं बर्ड्स के पास ज़्यादा नेफ्रॉन्स होते हैं रेप्टाइल से, ठीक है। आप ये 2-3-4 क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपको पीपीटी में PDF में मिल जाएंगे, जो कि आपको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में दे दी जाती है PDF, ठीक है। सर भगवान किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किए थे? हाँ हाँ हाँ, वाह, हंसी हो भाई सभी लोग। अक्षय कुमार वाली हंसी, जोक मारा किसी ने। भगवान ने किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी थी? चलो भाई, तो जो रिकॉर्डिंग है लेक्चर्स की और जो PDF वगैरह हैं, हैंडरिटन नोट्स हैं, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे एप्लीकेशन में। तो आप अगर बैच में एनरोल लो, बाकी ये व्हाट्सएप नंबर है, मेरा नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप उसी हिसाब से अपनी जो क्वेरीज हैं वो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 8 को एक बार और बता दीजिए। आइडेंटिफाई अ मसल सेल, ये एक्चुअल में मैंने पिछले लेक्चर, मुझे पता है आपको ये नहीं समझ में आएगा, स्फिंक्टर है ना, क्योंकि आपने पिछला लेक्चर नहीं लिया था। पिछले लेक्चर मैंने बताया था कि स्फिंक्टर मसल्स होती हैं जो हमारे बॉडी के जो खाना होता है उसको स्टमक से इंटेस्टाइन्स की तरफ लाती हैं, यही अलाउ करती हैं, ठीक है। यस हो सकता है, ठीक है। फिर वही ज़्यादा पानी पियोगे तो फिर डाइल्यूशन की प्रॉब्लम होने लगती है, ज़्यादा पानी आ जाएगा तो फिर, है ना। रियर ब्लड ग्रुप ये क्या होता है, मतलब क्या पूछ रहे हो? रियर ब्लड ग्रुप, रेयर ब्लड ग्रुप होता होगा शायद जो आप पूछना चाह रहे हो। AB नेगेटिव थोड़ा रेयर होता है, लेकिन ये रियर तो पहली बार सुन रहे हैं। हाँ यस अलका मौर्य, कोई भी चीज़ एक्सेस में होगी, कोई भी चीज़ डेफिशिएंट होगी तो हाइपो और हाइपर की प्रॉब्लम होगी। हाइपो है तो कम, हाइपर है तो ज़्यादा। सर चैनल कब आएगा? पता नहीं यार कब आएगा, रात भर वही इंतज़ार था कि मेल आएगा 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 आएगा, लेकिन आया नहीं अभी तक तो यार, कोई मेल नहीं आया। मेल आया था रात में 10:30 बजे कुछ, वो पता है क्या आया था? वो आया था SSC वाले चैनल के लिए कि ये था YouTube रिमूव्ड योर कंटेंट, नहीं होगा तो मैं शेयर करूँगा। ये आया था 10:30 बजे आई थिंक, हाँ। तो YouTube रिमूव्ड योर कंटेंट, और वो वही वाला वीडियो जो मैंने कल आपको दिखाया था फ़ोटो में। तो मुझे तो लगा फिर इसमें भी स्ट्राइक आ गई, मतलब ये भी बंद हो गया, लेकिन फॉर्चुनेटली उन्होंने लिख रखा था मेल पे कि डोंट बी वरीड, दिस इज़ नॉट अ स्ट्राइक। मतलब मुझे तो लगता है यूट्यूब भाई कितना गधा है, कितना गधा है भाई यूट्यूब। भाई तुम ये भी अगर ट्रैक नहीं कर पा रहे हो कि इस बंदे ने खुद अपने सिस्टम से ये लाइव को स्टार्ट किया या फिर किसी ने हैक करके स्टार्ट किया है, तो काहे बात का यूट्यूब, मतलब सिस्टम तो तुम्हारे हाथ में ना।
मतलब मुझे वही लगा जब मैंने यूट्यूब से कल अपील किया तो बोलता है हम आपका चैनल वापस नहीं दे सकते हैं। ठीक है, मतलब मैं एकदम श्योर था, मुझे लगा तो यूट्यूब का सिस्टम इन्हें तो पता ही लग जाएगा कि भाई ये कहीं और से हैकर्स ने वो किया है, लेकिन वो तो अलग ही बोलते हैं हमने रिव्यू कर लिया है चैनल को और हमने पाया है कि आपने हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस को वॉलेट किया है। इतनी गुस्सा लगी ना उस समय, हमने कहा क्या घंटा तुमने वो किया है, सारे वीडियोस पढ़ाई के डले हुए हैं, अगर कोई एक बार भी देख ले तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये डिफरेंट टाइप का कंटेंट और कहीं और से लॉगिन हुआ है, लेकिन पता नहीं। तेरा हार्ट का काम ब्लड को पंप करना होता तो प्यार कौन करता है बेटा, ड्यूट्रिनो दिमाग मत ख़राब करो आज, है ना। आज मैं सब क्वेश्चन का आंसर करने के मूड में नहीं है। तो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है भाई, नाम से आप वंदना जी ज्वाइन नहीं करोगे, जो लोग बैच में हैं तो सिर्फ वही ज्वाइन कर सकते हैं, नाम बता भी दूंगा तो भी आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे, बिकॉज वो लिंक के थ्रू ही ज्वाइन होता है जो कि आपको यहाँ पर बैच के अंदर मिलेगा। ठीक है, थैंक यू धन्यवाद। स्फिंक्टर मसल्स आपकी इनवॉलंटरी होती हैं, आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, आपके कंट्रोल करते हो क्या शशांक कि भाई स्फिंक्टर मसल जाओ 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 खाना जाओ, ऐसा तो होता नहीं है, अपने आप ही चला जाता है ना वो, तो इनवॉलंटरी है वो। और खुद ही आप सोचो यार, वो स्मूथ मसल सेल्स होंगी, मैंने बताया था ना जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, इंटेस्टाइन और ये सब, यहाँ पर स्मूथ मसल सेल्स होती हैं, तो वहाँ से अपने आप जाता है। ऐप में जो क्विज़ में जो कॉलम 1 कॉलम 2 में शो नहीं होता है। अमित ठीक है, दुवंशी आई थिंक पहले ही प्रॉब्लम आई थी ये। सर मैं क्रिटिनिन लेता हूँ, उसकी वजह से क्रिटिनाइन तो नहीं होगा। अंकुर प्रजापति होगा तो नहीं, बस पानी ज़्यादा पीते रहा करिए, मतलब क्रिटिनिन लेते हैं, मतलब आई थिंक आप जिम जाते होंगे तो वर्कआउट में एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जिम जाने से पहले लेते होंगे, तो दिक्कत नहीं उससे, बस पानी एक्सेस मात्रा में थोड़ा पीते रहेंगे ज़्यादा सही रहेगा, तो वो किडनी के थ्रू निकलता रहेगा। ठीक है, पानी सभी को एडवाइस किया जाता है कि ठीक ठाक मात्रा में पीते रहें, नहीं तो फिर वही कैल्शियम ऑक्सलेट की प्रॉब्लम होती है ना। यस, डिफ्यूजन पे वर्क करता है भाई, यहाँ पर भी जो हमारा रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था तो ये भी काइंड ऑफ डिफ्यूजन के थ्रू ही तो वर्क कर रहा है। ये आपकी जो लूप ऑफ हेनले है, जो ये पूरी डक्ट है, तो और इसके अराउंड ये जो कनेक्टेड हैं ये, ठीक है, जहाँ पर फिर से रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का, तो यहाँ पर भी डिफ्यूजन ही हो रहा है, वैसे ही डायलिसिस में भी होता है। सर डॉक्टर ने मेरा गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया था, विल इट कॉज एनी इफेक्ट ऑन माई लिवर इन फ्यूचर। ये तो भाई हेमा राणा जी आपको डॉक्टर ने बताया होगा, तो मेरे हिसाब से तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन डॉक्टर ज़्यादा बता सकते हैं कि प्रॉब्लम होगा नहीं होगा। एसएससी स्कैम हुआ है नहीं हुआ पता नहीं, हम देखते हैं एसएससी स्कैम, क्योंकि हाँ कुछ रोल नंबर्स मतलब बारी बारी से थे कि भाई लगातार 5 जो स्टूडेंट हैं उनका सिलेक्शन हो गया है, तो मतलब थोड़ा रेयर होता है, और कट ऑफ बहुत हाई गई है, थोड़ा वो भी होता है, देखते हैं। चलो भाई, थैंक यू।